लेट्स मेक दिस अवेलेबल फॉर एवरीवन इन इंडिया हु इज़ वाचिंग मी ऑनलाइन, ताकि और मैं ऐसा नहीं है कि वहाँ उनसे बोलूँगा लक्ष्य बैच आके ज्वाइन कर लो। वैसे भी अब लक्ष्य बैच ज्वाइन करने के लिए बहुत लेट हो चुका है किसी को भी। सो मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि लक्ष्य बैच, इसके लिए मेरी टीम से मुझको मिलेगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हो लेट, बट ये सच है। सो मैं ये नहीं कह रहा किसी से वहाँ ज्वाइन कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट मेक दिस अवेलेबल टू कंप्लीट माई सीरीज ऑफ क्लास 12 फिजिक्स जो मेरी खाली है, बस इसलिए कह रहा था। स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा बच्चों, क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। पर मैं आपको इतने प्यार से वो चीज़ें बताने के लिए लेके आया हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने पहले यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया है, तो ये प्रीमियर टाइप का देख सकते हो, एकदम मज़ा आ जाएगा। स्टार्ट करें आज की क्लास। थ्योरेटिकल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेटा। 3 लेक्चर के अंदर मैं इसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा, 3 लेक्चर के अंदर इसको सिमटाने की। वैसे तो इसको कई टीचर्स 1 लेक्चर में भी सिमटा सकते हैं, पर हम लोग सारे कॉन्सेप्ट इसके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको खत्म करते ही आपका रे ऑप्टिक्स स्टार्ट होगा आफ्टर 3 डेज। लेट स्टार्ट टुडेज लेक्चर। अब इसको छोड़ते हैं, देना चाहिए नहीं देना चाहिए। लेट्स गेट इनटू द फील ऑफ दिस चैप्टर। ओके, स्टार्ट किया जाए। 1 2 3। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सुपर लक्ष्य बैच फॉर क्लास 12 बोर्ड्स, जेईई मेंस एंड नीट। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एक अनदेखा चैप्टर जो शायद आपने YouTube पे भी ना देखा हो, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आज पहला लेक्चर है, और आज मैं सच बताऊं आपसे, मैं आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कोई बात ही नहीं करूंगा। आज मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पीछे लेके जाऊंगा कि कौन इस कॉन्सेप्ट को लेके आया और कैसे ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। आज ये बहुत आसान है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम एक्सेप्ट कर चुके हैं और बहुत इजीली मान चुके हैं कि जितनी भी वेव्स हमारे अगल बगल हैं, मोस्ट ऑफ देम आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पहले सभी वेव्स को डिफरेंट माना जाता था, भले ही वो लाइट वेव हो, इंफ्रारेड हो, हीट की वेव हो, रेडिएशन जो आती हैं, भले ही वो माइक्रोवेव हो या वो रेडियो वेव्स हो जिससे सारे सिग्नल्स, मोबाइल फोन चल रहे हैं, वो गामा रेज हो जो एक्सपेरिमेंट में निकल रही है, वो यूवी रेज हो, अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन से आ रही है। इन सारी रेस को पहले डिफरेंट मानते थे, बट यहां से वो कलेक्टिव होके एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बंधन में बंध गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बड़ी अजीब सी वेव है बच्चा। वेव का कॉन्सेप्ट जब डेवलप हुआ है आपके लिए क्लास 11th में डेवलप हुआ है, तो वेव में आप एक चीज तो जानते हो कि पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, भले ही आपको वेव की इक्वेशन भी ना आती हो। आपको इतना पता है कि वेव्स में पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। कहां के पार्टिकल? मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, और उसी ऑसिलेशन से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। अब जैसे हम साउंड वेव की बात करें बच्चा, साउंड वेव्स में क्या होता है? मैंने यहां से बोला चूहा। क्या हुआ? चूहा। एयर के पार्टिकल्स को मैंने हिट किया, एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट किए, और जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट किया आपके कान में जाके वही फ्रीक्वेंसी लड़ी और आपको सुनाई पड़ा। वो फ्रीक्वेंसी कान में गई, ब्रेन ने सिग्नल को चेंज किया और आपको जो फील आया वो चूहे का आया। सो हुआ क्या? मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करके इस चूहा वर्ड को मेरे मुंह से आपके कान तक ले गए, इस एनर्जी को वहां तक ले गए। पर बेटा प्रॉब्लम कहां हुई? जब लाइट वेव्स की बात हुई। लाइट वेव्स अगर आप सिंपल एकदम देखो कि सन से अर्थ तक लाइट आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेज भी आ रही, इंफ्रारेड रेज भी आ रही है, पर बेटा सन तो हमसे इतना दूर है और बीच में ढेर सारा वैक्यूम है, कोई मटेरियल नहीं है। तो वो क्या चीज है जो वाइब्रेट कर रही है कि लाइट की एनर्जी, हीट की एनर्जी हम तक पहुंच जा रही है? धूप में खड़े हो रहे, बड़ी गर्मी लग रही है, बेटा ये रेडिएशन आई कैसे? ये ट्रैवल कैसे कर गई? कैसे ट्रैवल कर गई है? कैसे पार्टिकल्स ऑसिलेट किए जबकि वहां तो वैक्यूम में पार्टिकल्स हैं ही नहीं? बेटा ये जो अजीब तरह की वेव मिली, इसको बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको पार्टिकल्स की जरूरत नहीं, जिसको मीडियम की जरूरत नहीं। खतरनाक वेव डिस्कवर हुई है जिसको पार्टिकल्स की जरूरत नहीं। बेटा पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करते थे, कई बार ऐसे भी ऑसिलेट करते थे, वो तो भाई अलग अलग तरह की वेव है, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इन एनी कंडीशन भाई पार्टिकल के होने की जरूरत तो थी। वेव्स ऑन स्ट्रिंग देखा है आपने? फील तो लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, क्यों अलग से चैप्टर क्यों बना दिया इसके नाम से? क्यों नहीं इसको वेव के साथ 11th में पढ़ा दिया, या क्यों नहीं इसको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाया गया, अलग क्यों रखा है ना? एनसीईआरटी तक ने अलग रखा, जबकि एनसीईआरटी सारे चैप्टर्स को मिलाने में बिलीव करती है। मान लो एक रस्सी है, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, मैंने रस्सी को यहां से ऐसे पटका, पुटुक पुटुक पुटुक, वेव्स बनती हुई यहां से वहां गई। बेटा आप ध्यान से देखो, इसमें रस्सी का एक एक पार्टिकल वाइब्रेट किया है,
तो यहां पे भी मीडियम था, मीडियम के पास पार्टिकल थे। बेटा आप वाटर में बनने वाले रिपल्स देखो, रिपल समझते हो, जो पत्थर अगर वाटर में मारो तो ऐसे सुर्र करके बाहर आते हैं। तो बेटा उसमें क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं, तो पार्टिकल्स तो हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दिमाग खराब हो गया यार, बीच में वैक्यूम है फिर भी एनर्जी वहां से यहां अपने पास आ रही है। रस्सी में तो समझ में आता है, तुम उस एंड पे खड़े हो, मैं यहां से फटका मारूं तुमको वहां फटका लगेगा। फटके को लेकर कौन गया, झटके को लेकर कौन गया, रस्सी लेके गई। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वैक्यूम से चीज यहां तक कैसे आई, बड़ी कंफ्यूजिंग थी। और ये आई बच्चों ड्यू टू दी ऑसिलेशन। वेव मतलब ऑसिलेशन, वेव मतलब ऑसिलेशन, वेव मतलब ऑसिलेशन, आई रिपीट, वेव मतलब ऑसिलेशन। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या ऑसिलेट किया, पार्टिकल तो है ही नहीं। फिर यार बड़ी डिस्कवरी के बाद समझ में आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे हैं। हाँ, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो दिख नहीं रही हैं, इमेजिनरी टाइप की हैं, विजिबल नहीं है, इनविजिबल चीजें वाइब्रेट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और शायद आपको पता हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट करेगी या ऐसे ऑसिलेट करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करेगी, परपेंडिकुलर। और बेटा सबसे कमाल की बात यह है, सबसे कमाल की बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट करेगी और वेव यूं आगे बढ़ेगी। वेव का मोशन अगर ऐसे हो रहा है एक्स में, एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट, एक वेव का मोशन एक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट वाई में, मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट जेड में। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। वेव जो चल रही है जुक 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 ऐसे, वेव का मोशन कैसा है, एनर्जी ऐसे जा रही है इस स्ट्रेट लाइन में, ये एनर्जी का ट्रैवल करने का डायरेक्शन, ये वेव के ट्रैवल करने का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट, मैं आता हूं इधर से, रुको, 1 2 3, जिक 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 जिक, ये है फील हुआ, फिर से आता हूं, देखो ऐसे जिक 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 जिक, वेव ऐसे आगे बढ़ रही, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रही और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रही। तो ये अजीब सी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसको बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा इसमें बहुत से सवाल है दिमाग में। जैसे सबसे पहला सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, चार्ज। आज के लेक्चर की लेंथ में मत जाना, मजा लेके जाना आज। इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए, इसके बाद देख लेना कहीं से भी ऐसा फील मिले तो, इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, चार्ज चाहिए होता है। सभी को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से बनती है। और मैग्नेटिक फील्ड को बेटा बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, मैग्नेटिक फील्ड करंट से बनती है या मैग्नेट से बनती है, करंट से बन जाती है या मैग्नेट से। पर बेटा इस रास्ते में ना चार्ज है ना मैग्नेट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बन कैसे रही है लगातार, इसको बना कौन रहा है पूरे रास्ते, कौन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को वहां से लेके यहां तक बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को वहां से यहां तक बना रहा है। ऐसे हजारों सवाल आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखने के बाद, और इन्हीं सवालों की आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम नहीं लूंगा, बट आपको आज फील दूंगा कि कैसे इसका इंट्रोडक्शन हुआ। स्टार्ट करें, एकदम डिफरेंट तरह की फिजिक्स आज स्टार्ट होने जा रही है। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा ऐप फिजिक्स वाला। लेट अस स्टार्ट दिस लेक्चर। तो बेटा जी टुडेज गोल, सबसे पहले हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट करंट, उसके बाद हमें पढ़ना है मैक्सवेल्स इक्वेशन। अब कहोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बता रहे थे आप, अब ये क्या लिख के ले आए, डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल्स इक्वेशन, ये क्या है बेटा। डिस्प्लेसमेंट करंट आपका ना यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट सेट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। डिस्प्लेसमेंट करंट एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है फिजिक्स की, बहुत बड़ी डिस्कवरी है, और डिस्कवर किया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉडर्न साइंटिस्ट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। मैक्सवेल का नाम अगर नहीं सुना है तो क्या सुना है यार, वही थोड़ी ना साइंटिस्ट थे, आइंस्टीन, न्यूटन, 3-4 नाम। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल भाई साहब पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, सबको इन्होंने बांध कर समेट कर एक यूनिफाइड थ्योरी दी जिसको बोलते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन। पूरा जितना आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितने फॉर्मूले, मैग्नेटिज्म में जितने फॉर्मूले, सबको इन्होंने कंबाइन किया था 4 इक्वेशन में।
और उन्होंने ही डिस्कवर किया है डिस्प्लेसमेंट करंट। आओ देखो, बड़ा मजा आएगा इसमें। स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट से। आ जाओ भाई, शुरू करते हैं। मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट इन्हीं का है। हाँ। आओ हिस्ट्री में चलते हैं। इन 1831, जरा समय पे ध्यान दो, बहुत पुरानी बातें हैं। इन 1831 माइकल फैराडे gave Faraday's laws of electromagnetic induction, according to which a change in magnetic flux produces an induced EMF। हम सभी को पता है ये बात कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है EMF इंड्यूस होता है। Whenever there is a change in magnetic flux along the ends of a conductor, an EMF is induced in the conductor। और बेटा अगर कंडक्टर क्लोज्ड कॉइल है तो करंट भी बहेगा। भाई क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट में करंट भी फ्लो कर सकता है। ये सबको पता है, सबको याद है, ये क्लियर है कि नहीं एकदम। Faraday's laws of electromagnetic induction, whenever there is a change in magnetic flux, an EMF is induced in a conductor। और अगर कंडक्टर क्लोज कॉइल है तो करंट बहेगा। यहां तक सब एग्री करेंगे। अच्छा चलो थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं। बेटा ये मेरे पास एक कंडक्टर है, पीले रंग का, ऐसी दिखा दिया। सोना है, सोना नहीं है, कापर है, अब जिस भी रंग का है, कंडक्टर है। इन शॉर्ट ये मेरे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, ठीक है बेटा। मैंने क्या किया, यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई। कैसे बनाएंगे, किसी भी तरह से बना सकते हैं। यहां एक बड़ा सा नॉर्थ पोल रख दिया, कंडक्टर के पीछे बड़ा सा साउथ पोल रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जाने लगी। यहां पे एक नॉर्थ पोल, पीछे एक साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फिर बेटा मैंने जो मैग्नेटिक फील्ड ली वो कैसी है, इंक्रीजिंग विद टाइम। ये मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बढ़ रही है। अच्छा बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ अंदर की तरफ बढ़ रही है तो क्या इस तरफ का, अंदर की तरफ का मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रही है तो क्या अंदर जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा? B.A बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा बेटा। मतलब लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं? हाँ, लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। अब लेंज लॉ क्या कहता है कि जो चेंज हो रहा है उसको अपोज कर दो। तो बेटा हमें इस मैग्नेटिक फ्लक्स जो बढ़ रहा है उसको घटाना होगा। घटाने का तरीका क्या है कि इसमें करंट फ्लो करने लगेगा, इंड्यूस्ड EMF बनेगा। फैराडेज लॉ, whenever there is a change in magnetic flux an EMF is induced। और बेटा क्लोज कॉइल है तो करंट बहेगा। तो बेटा करंट किधर बहेगा? कमेंट सेक्शन में भर भर के लिख के आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट बहेगा। सबने बताया करंट कैसे बहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। बेटा ऐसा करंट बहाएंगे इस तरह का एंटी क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की बनेगी? बाहर की। अगर करंट ऐसे बहा एंटी क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड, देखो करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड किधर बनी? बाहर की तरफ की बनी। और बाहर की मैग्नेटिक फील्ड बनने से बाहर की तरफ फ्लक्स बनने लगेगा और ये फ्लक्स जो इंक्रीज कर रहा है उसको अपोज कर लेंगे। बहुत आसान है। तो हम सभी ने इस बात पे एग्री किया, कि जो करंट बहेगा वो कुछ इस दिशा में बहेगा, ऐसे। सभी ने एग्री किया कि जो हमारा करंट बहेगा वो कुछ इस दिशा में बहेगा, यूं। सभी ने बोला ठीक है। अब बेटा मेरा आपसे बहुत सिंपल सवाल है कि करंट क्यों बहा? ये करंट क्यों बहा? बहुत ही सिंपल सवाल है। करंट फ्लो क्यों हुआ? इसका आंसर आप दो। अब आप कहोगे सर फैराडेज लॉ की वजह से। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो EMF आया। EMF मतलब पोटेंशियल डिफरेंस से करंट। कुछ और रीजन बताओ यार। करंट बहा मतलब इलेक्ट्रॉन चला। बेटा अगर करंट इस तरफ बह रहा है तो ये श्योर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया होगा। बेटा इलेक्ट्रॉन को कौन मूव करा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड तो इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करा सकती है। मैग्नेटिक फील्ड जो रेस्ट पे चार्ज होता है उस पे फोर्स नहीं लगा सकती। दिमाग पे जोर डालो। क्या मैग्नेटिक फील्ड एक रुके हुए इलेक्ट्रॉन को चला सकती है? नहीं। मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स होती थी QVB sin थीटा। मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स कितनी होती थी चार्ज पे? QVB sin थीटा। यानी चार्ज के पास वेलोसिटी होनी चाहिए QVB। यहां तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था, इसको चला दिया तो मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं चला सकती। इसे कौन चला रहा होगा? बेटा एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का।
तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड चला रही होगी। हाँ, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट बहा, ठीक है। करंट कैसे बहाया? लेंज लॉ से। अंदर की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी तो हमने कहा बाहर की बनाते हैं, करंट ऐसे। करंट ऐसे मतलब इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट। इलेक्ट्रॉन को चला नहीं सकती मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं चला सकती। मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स होती है QVB sin थीटा। वेलोसिटी होनी चाहिए चार्ज के पास, रेस्ट वाले चार्ज को नहीं। रेस्ट वाले चार्ज को कौन चला सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा जरा सोचो। नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट होगी। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगती है? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है कि नहीं? द फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब बेटा यहां पे एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक चलो छोटे छोटे पार्ट्स में देखते हैं इसको ना, छोटे छोटे पार्ट्स में देखते हैं हम किसी एक जगह पे। बेटा यहां पे इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, है कि नहीं? तो बेटा इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहा है करंट के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जस्ट अपोजिट होगी। फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब बेटा यहां पे बन के आई मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। यहां पे बेटा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। बेटा एक साइक्लिक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। मैंने तो ऐसे टेंजेंशियल बनाई है अभी, एक्चुअल में तो ये पूरी क्लोज हो जाएगी। भाई हर जगह इलेक्ट्रॉन होगा, जरा अगर आप फील लेना स्टार्ट करो तो इलेक्ट्रॉन इस जगह पे होगा, ऐसे जाएगा। इलेक्ट्रॉन को इस जगह पे देखो तो ऐसे जाएगा। तो बेटा अगर हर जगह पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने बैठ जाऊं, इलेक्ट्रॉन ऐसे गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो ध्यान से देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनती जाएगी? एक साइक्लिक शेप लेती जाएगी। कैसी बनती जाएगी? एक साइक्लिक शेप लेती जाएगी। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन इधर चला, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऐसे, एक साइक्लिक। इससे हमें समझ में आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज बनाता था। श्री रामचंद्र कह गए सिया से कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज ही बनाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाई? ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाई? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने। किसने बनाई? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने। ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है। अगर आप कभी फैराडेज लॉ को इंटरनेट पे जाके सर्च करो, इलेक्ट्रॉन ने नहीं बनाई बेटा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा, जिसकी वजह से करंट बना। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने। आप इंटरनेट पे सर्च करना फैराडेज, माइकल फैराडेज लॉ, अच्छे से पढ़ना, तुमको उसमें एक लाइन मिल जाएगी। वो लाइन होगी बेटा ये, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको ये एक लाइन मिलेगी फैराडेज लॉ में, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। कौन? चेंजिंग। बेटा आज डीपीपी नहीं होगी, आज बहुत थ्योरेटिकल लेक्चर है। अगर आपको याद हो, इसको हम लोग बोलते थे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको पढ़ाया था और बताया था, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, जेई के सिलेबस में है, आपके नीट के सिलेबस में है। अच्छे लेवल के सवाल कराए थे इसके, अगर आपको याद हो तो, है ना? बोर्ड का टॉपिक नहीं था, बट अभी मैंने आपको इसीलिए फिर से फील दिलाया। बेटा अगर आपको याद हो, इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का तरीका था इंटीग्रल E.dl इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और फाई किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। याद आया? इंटीग्रल E.dl इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बी। फाई बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इंटीग्रल E.dl इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। यह बात आपको क्लियर हो गई होगी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज की, हमें पता चल गया कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ कि ये इंक्रीज हो रही है, इसको डिक्रीज करने के लिए बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऐसे बहेगा। अब सवाल आता है करंट कैसे बना? करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इधर बना, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन को मूव कौन कराया?
मैग्नेटिक फील्ड रुके हुए इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नहीं लगा सकती, वो फोर्स होती है QVB, इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी होनी चाहिए। रुके हुए इलेक्ट्रॉन को मूव करा सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं अब, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैक्सवेल ने नहीं कहा, ये फराडे का ही लॉ है बच्चा। फराडे की अगर आप मेन इक्वेशन देखोगे तो उन्होंने यही इक्वेशन दे रखी है जिसको आप इस तरह से पढ़ते हो, whenever there is a change in magnetic flux and EMF is induced where E is equals to minus d phi by dt, जिसको आप ऐसे पढ़ते हो। इसी चीज को बेटा आप ऐसे पढ़ रहे थे, E is equals to minus d phi by, इसी चीज को आप ऐसे पढ़ रहे थे कि जो EMF इंड्यूस होता है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये तो याद होगा, ये तो सिंपल फैराडेज लॉ बेटा, ये तो मत बोलना नहीं पढ़ा आपने, ये तो मैंने आपको भाई घोट घोट के पढ़ाया था कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो EMF बनेगा। क्लियर है बेटा? वोल्टेज होता क्या है? E.dl का इंटीग्रेशन। आय हाय हाय, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आ गई बेटा। आज का लेक्चर में पूरे इलेक्ट्रिसिटी और पूरा मैग्नेटिज्म कंबाइन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल इक्वेशन में सारा कुछ आ जाता है। तो देखो ना, ईएमएफ होता क्या है, वोल्टेज होता क्या है बेटा, व्हाट इज डेल्टा वी? वोल्टेज क्या होता है? E.dl का इंटीग्रेशन। वोल्टेज क्या होता है? E.dl का इंटीग्रेशन ही तो होता है डेल्टा वी। तो देखो ना, E.dl को ही तो इन्होंने ईएमएफ लिख दिया। ये आपको पढ़ाने के लिए उसका एक इजी फॉर्मेट था। एक्चुअल में फराडे ने ये इक्वेशन दी थी, एक्चुअल में फराडे का स्टेटमेंट ये था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आया चलो, यहां तक बात सभी को क्लियर हो गई। ये फराडे बोल के गए हैं, ये कोई नई चीज नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। सो अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा ये बात स्टैब्लिश हो गई है 1831 में। 1831 में जन्म हुआ एक बहुत ही तगड़े साइंटिस्ट का, और 1831 में ये बात माइकल फराडे ने बोली थी। जो आप फराडेज लॉ पढ़ते हो ना, whenever there is a change in magnetic flux and EMF is induced across the ends of the conductor, बेटा वही फराडे लॉ है ये। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब सवाल ये उठता है, क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है मैग्नेटिक फील्ड? बात को पलटा। अभी हमने देखा, अब तक आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। अब सवाल बनता है, ये किसने कहा? फराडेज ने। सिंपल। किसने कहा? फराडे ने। ये फराडेज लॉ है, सिंपल। अब सवाल उठता है, कैन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है? यार देखो, अगर आज की डेट में हम लोग से कोई बात पूछता और हमें ना पता होती तो हम उसका जवाब हाँ देते, क्योंकि हमने फिजिक्स में इतने लॉस देख रखे हैं। हम लोग को ये पता है कि ये जो फिजिक्स है ये बड़ी सिमेट्री में फॉलो करती है चीजें, यूनिवर्स के लॉ बड़े सिमेट्रिकल हैं। तो अगर एक तरफ से ये हो रहा है तो दूसरी तरफ से ये होगा। बट जरा ध्यान दो, ये समय है 1831 का। अभी लोगों को इतनी फिजिक्स समझ में नहीं आई है कि सारी चीजों में सिमेट्री होगी। अभी तो ये सारे कॉन्सेप्ट ही नए हैं। अभी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही समझ रहे हैं कि ये क्या चीज है। अब उनसे कोई कह रहा है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी? तो 1831 में जब ये लॉ बना, उसी समय जन्म हुआ जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का। मैं बोलता हूं हेलो बच्चों, ये बोलते हैं यस बच्चों। इन्होंने बोला जी हाँ ये चीज होती है। क्यों? इन्होंने बस इसी पॉइंट पे बोला कि भाई नेचर में सिमेट्री है, ये होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, फिर से देखेंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज करने से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज करने से भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। किसने कहा? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। अब भाई ये तो बच्चे हैं इन लोग के सामने, जब ये लॉ देके गए तब भैया ये समझ रहे हो मतलब क्या कर रहे थे अपनी पैंट में समझ गए? तो ये तो बहुत ही छोटे थे उस टाइम पे। अब भाई इनकी बात कौन माने, इतने यंग इंसान। इन्होंने कहा हम प्रूफ करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, डिस्कवरी करेंगे और करके दिखाएंगे। और इन्होंने करके दिखा दिया भाई। बहुत तगड़ा आदमी, बहुत तगड़ा साइंटिस्ट। इस बंदे ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपनी ये बात प्रूफ कर दी। क्या एक्सपेरिमेंट है? मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट टू प्रूव हिज पॉइंट, अपना पॉइंट। क्या पॉइंट है मैक्सवेल का? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन मैग्नेटिक फील्ड।
आइए देखते हैं बेटा। एक्सपेरिमेंट समझने के लिए आपको बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक मैग्नेटिज्म आना चाहिए, क्योंकि ये सब कंबाइन होंगी चीजें, सिर्फ बेसिक, बहुत हाई फाई नहीं। बेटा इन्होंने क्या किया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया। कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बीइंग चार्ज्ड बाय अ बैटरी। यहां पे एक बैटरी ली और इस कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। आप कैपेसिटर पढ़ते हो ना, पैरेलल प्लेट, मैंने बताया था पैरेलल प्लेट जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगुलर हो, बस पैरेलल होनी चाहिए और शेप सेम होना चाहिए दोनों प्लेट का शेप सेम है, सर्कुलर भी हो सकती है, डायमेंशन सेम होनी चाहिए, डायमेंशन सेम है। अच्छा बच्चों, जैसे ही मैंने ये स्विच बंद किया, जैसे ही स्विच बंद किया बेटा, ये वाला, ये भी अनचार्ज है, अभी ये भी अनचार्ज है, अभी तो कैपेसिटर की प्लेट अनचार्ज, कंडक्टर लगे हैं दो, कैपेसिटर मतलब क्या, अरे दो प्लेट लगी है कॉपर की, दो प्लेट लगी है कंडक्टर की, किसी भी कंडक्टर की। अच्छा बेटा, जैसे ही मैं इसको क्लोज करूंगा, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पोटेंशियल पे ये पॉजिटिव। बेटा इसके ऊपर कोई पोटेंशियल नहीं, इसके ऊपर भी नहीं। नेगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा भाई साहब, यहां से पॉजिटिव चार्ज खींचेगा, यहां से कहेगा हम अपने में से चार्ज निकालो, डीक्यू चार्ज निकालो अपने में से, या ऐसे समझ लो कि यहां से इलेक्ट्रॉन भेज देगा इधर, दोनों तरह समझ सकते हो। नेगेटिव टर्मिनल इधर इलेक्ट्रॉन भेज देगा, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कहां से भेजेगा, बैटरी के पास खुद का कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, दुकान तो है नहीं उसके पास, बैटरी सर्किट से ही इलेक्ट्रॉन लेके सर्किट को देती है। तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचकर इधर चिपका देगा। पहले इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में समझो क्या होगा। जैसे ही हम सर्किट क्लोज करेंगे, 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 क्या होगा, यहां पॉजिटिव है, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा भाई प्लस, यहां जीरो, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ भागा और यहां से होता हुआ यहां गया, मतलब बेटा यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर यहां से एक इलेक्ट्रॉन खींचा, फिर वो यहां गया, यहां पे एक और नेगेटिव, फिर यहां से एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल ने, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और यहां चिपकाएगा, यहां से खींचेगा प्लस की, यहां से इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ आया और माइनस से इधर। तो बेटा ऐसे सोच सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इधर गया, या ऐसे भी सोच सकते हो कि यहां से एक प्लस डीक्यू चार्ज निकला और इधर जाकर चिपक गया, यहां से प्लस डीक्यू इसने निकाला और इधर चिपका दिया। ऐसे समझ लो इलेक्ट्रॉन निकल के इधर गया नेगेटिव चार्ज, या प्लस डीक्यू यहां से यहां गया, तो बेटा प्लस डीक्यू निकला और यहां से आके प्लस डीक्यू इधर चिपक गया, ठीक है। अच्छा, चार्ज का मोशन होने लगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो, फील आ रहा हो, तो भाई ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ये कैपेसिटर अनचार्ज है। यहां से डीक्यू निकालोगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वही डीक्यू यहां चिपकेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, यहां से डीक्यू निकला, इस पे नेगेटिव, वही डीक्यू यहां चिपका, इसके ऊपर, ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। अच्छा बेटा क्या इस टाइम इस सर्किट में कोई करंट बन जाएगा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, क्या इस टाइम सर्किट में कोई करंट बनेगा, भाई चार्ज का मोशन है तो करंट तो बनेगा ही, है ना। मैंने बोला भाई नेगेटिव प्लेट ने इधर से पॉजिटिव चार्ज खींचा और इधर लाके चिपका दिया, इधर से खींचा इधर लाके चिपका दिया। और समझना कैसे इसको, बेसिकली हो तो सब इलेक्ट्रॉन से रहा है, पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन आया होगा, इधर जाके चिपका होगा, इधर से आया इधर चिपका, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे चिपका, यहां नेगेटिव। तो मैंने कहा यार इलेक्ट्रॉन को बताते हैं डीक्यू के टर्म्स में। अच्छा बेटा, अगर डीक्यू ऐसे आ रहा है, डीक्यू का मोशन हो रहा है, मतलब यहां एक करंट आ चुका है, हम ये श्योर हो गए हैं कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर शुरू हो गई है। और अगर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट हो गई है तो आपको पता है ग्रोइंग करंट मिलता है बेटा हम लोग को। यहां एक करंट आ चुका है, और करंट बेटा सिंपल क्या है, dq बाई dt, dq बाई dt, चार्ज के मोशन की वजह से। बहुत बढ़िया। अब मेरा अगला सवाल आपसे, बहुत अच्छा सवाल मैं पूछने जा रहा हूं। अच्छा dq आ रहा है, dq की वजह से क्या बना है बेटा, करंट बन गया इसी डायरेक्शन में, ठीक है। अब मेरा अगला सवाल जो आपसे, यहां लिख लेता हूं करंट नीचे थोड़ा, अगला सवाल मैं बहुत अच्छा पूछने जा रहा हूं आपसे, तैयार रहें एकदम। बेटा dq इधर चला मतलब करंट इधर चला। अब मेरे को आप बच्चा एक बात बताओ, एकदम दिल से बताना, कि अगर मैं यहां कोई एक पॉइंट x लूं, यहां मैं कोई एक पॉइंट x लूं, तो बेटा क्या इस पॉइंट x के अगल बगल एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? सोच के आंसर दे। इस पॉइंट x के अगल बगल कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? दोनों तरह से सोचेंगे ये बात हम लोग। इस पॉइंट x के अगल बगल क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? यस, बिकॉज ऑफ करंट। करंट के अगल बगल बनती है मैग्नेटिक फील्ड। बेटा यहां करंट ऐसे होगा, बिल्कुल। अब इस करंट के अगल बगल बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, कैसे बनेगी बता सकते हो क्या? अंगूठे को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में और फिंगर्स को कर्ल करेंगे, ये बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे सर्कुलर।
यही बनेगी, अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर। यानी अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा ड्रॉ करना चाहूँ, थोड़ा सा फील करना चाहूँ, तो क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बना सकता हूँ, करंट इधर, सो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनेगी। छी छी, कितना ही गंदा बनाया, थोड़ा अच्छा बनाते हैं। छी 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 छी, वेरी बैड अलक, वेरी बैड, वेरी बैड। हाँ, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कोई मैग्नेटिक, एक काम करते हैं, नीले रंग से बनाएंगे। हाँ हाँ, मैग्नेटिक फील्ड बेटा यहाँ पे कैसी बनेगी, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बन जाएगी, है ना, इस तरह की। ये मैग्नेटिक फील्ड हर जगह कैसी होगी, टेंजेंशियल। बेटा करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड यहां से ऐसे बाहर आती हुई और नीचे ऐसे अंदर जाती हुई, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर, यहां पे ऐसे बाहर और नीचे ऐसे अंदर जाती हुई। अच्छा बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, क्या आप मुझे बता सकते हो? और अगर बताओगे तो किस लॉ से बताओगे? एक छोटा सा सवाल है, मैं पानी पी लूं। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड आप बता सकते हो कितनी है और कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? बायोट सेवर्ट से मुझे नहीं लगता ये बन पाएगा, क्योंकि बेटा ये इनफाइनाइट वायर नहीं है। आई थिंक बायोट सेवर्ट इतना अच्छा वर्क नहीं करेगा यहां पे जितना कि, वेरी गुड, एम्पियर सर्किटल लॉ वर्क करेगा। बेटा थोड़ा सा आपको दिमाग पे जोर डालना है। अगर हम एक्स पॉइंट पे ध्यान दें, अगर हम एक्स पॉइंट पे ध्यान दें और एक्स पे अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं, अगर हम एक्स पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं, तो क्या हम लिख सकते हैं इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। याद है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ लेंथ बी डॉट डी एल। बेटा इसके अराउंड बी डॉट डी एल करके ऐड करना होता है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, डीएल वेक्टर इधर, याद आया? यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर है, डीएल वेक्टर भी बाहर, बी डॉट डी एल इंटीग्रेट करते थे, बी इंटू 2 पाई आर आएगा। अगर ये रेडियस आर ले लें तो b इंटू 2 पाई आर आएगा पूरे का इंटीग्रेशन। ये रेडियस आर ले ले, डीएल जुड़ के 2 पाई आर, याद आ गया? अच्छा, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट इनसाइड इट। अच्छा बेटा सवाल, क्या यहां करंट है? हाँ कि ना है, तो क्या यहां मैग्नेटिक फील्ड होगी? होगी। तो ठीक है भाई साहब, ये बात एकदम सही है। हमने एक काम किया, हमें थोड़ा सा अभी भी थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं था, तो हमने इस ट्रस्ट को बनाने के लिए यहां पे एक मैग्नेटिक नीडल रख के देख ली, और मैंने देखा कि भाई नीडल यहां पे डिफ्लेक्ट हुई। नीडल क्या हुई? यहां पे डिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, नीडल का डिफ्लेक्शन बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड है, और कितना डिफ्लेक्ट हुई उससे पता चला कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, और किस दिशा में डिफ्लेक्ट हुई उससे पता चला किस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है। दिशा पटाने वाला दिशा नहीं, डायरेक्शन वाला दिशा है कि नहीं? जिधर नीडल डिफ्लेक्ट हुई वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जितनी डिफ्लेक्ट हुई उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक बेटा, मैं आपकी बात पूरी समझा। मैं एक पॉइंट लेने जा रहा हूं, बच्चा ध्यान दें, खेल में अब असली मजा आने वाला है, क्योंकि असली कहानी तो अब आने वाली है। हमने पॉइंट एक्स की बात कर ली, अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा एक पॉइंट वाई की, और पॉइंट वाई लिया है मैंने कैपेसिटर के बीच में। पॉइंट वाई बेटा, पॉइंट वाई के बारे में आपका क्या कहना है कि क्या पॉइंट वाई पे कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? सोच के बताना। डीक्यू चार्ज यहां से निकला यहां पहुंचा, डीक्यू चार्ज यहां से निकला यहां पहुंचा, या इलेक्ट्रॉन यहां से निकला यहां पहुंचा। बेटा इस स्पेस में ये तो एक वैक्यूम है या फ्री स्पेस है। वाई को आप चाहो तो वैक्यूम बोल लो, वैक्यूम बनाना थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है, पर फिर भी चलो फ्री स्पेस तो है। बेटा मतलब यहां कोई चार्ज तो नहीं है, यहां कोई चार्ज नहीं है, डीक्यू तो यहां नहीं घुस पाएगा। बेटा डीक्यू नहीं घुसेगा तो यहां कोई करंट भी नहीं होगा। हमने एम्पियर जी से पूछा कि आप बताइए यहां क्या कहते हैं, इन्होंने कहा सर बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, और करंट कितना है यहां पे? 0। इन्होंने कहा साहब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0 है, क्योंकि अंदर करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। यस और नो? अंदर करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड। बेटा क्या चल रहा था ना, जब मैग्नेटिक फील्ड की सारी कहानियां चल रही थी, ये 1830 1820 में जब ये कहानियां चलती थी, तब ये माना जाता था कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ करंट से ही बन सकती है, और कोई और कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, क्योंकि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के बहुत से एप्लीकेशन आ चुके थे। फिर क्या किया,
मैक्सवेल ने क्या किया, बहुत ही कॉमन सा काम किया। उन्होंने कहा अच्छा नहीं है मैग्नेटिक फील्ड। सबने कहा नहीं। बोले क्यों नहीं है? बोले करंट नहीं है। एम्पियर साहब कह के गए। एम्पियर साहब की बहुत इज्जत है समाज में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। एम्पियर साहब झूठ नहीं बोलेंगे, अंदर करंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं। तो मैक्सवेल ने यहां पे एक नीडल रख दी, छोटे बच्चे की तरह। छोटे बच्चे को बोलो, छोटे बच्चे, मेरी मम्मी थी जब वो प्रेस कर रही थी, एक तो प्रेस को प्रेस क्यों बोलते हैं आज तक नहीं समझ आता, आयरन कर रही थी अंग्रेजी में, अभी बाद में सीखा हूं, हम भी वही थे, प्रेस कर रहे हैं, आयरन कर रही थी। तो मेरी एक बड़ी बहन है, उसको उन्होंने बोला कि बेटा ये प्रेस है, ये गर्म है, इसको छूना नहीं। तो मेरी बहन ने पूछा क्यों नहीं छूना? तो उन्होंने बेटा ये तख्ता है। घर वाले अच्छी तो वो है, जूजू है, वहां बिलौटा बैठता है, ऐसे ही बोल देते हैं ना, उसमें से बिलौटा को बुला लेंगे, शेर से कटवा देंगे क्या। तो उन्होंने बोला ये तख्ता है। मेरी बहन ने नहीं छुआ। फिर एक दिन यही मेरे साथ हुआ, उन्होंने बोला इसको छूना नहीं। हम बोला क्यों? बोली तख्ता है। हमने कहा अच्छा तख्ता है। फिर वो गई इधर उधर, हमने कहा तख्ता क्या होता है, लाओ देखे। तो फिर समझ रहे हो क्या हुआ मेरे साथ। तो यही हाल मैक्सवेल का था। जितने भी बड़े साइंटिस्ट होते हैं ना, दे आर ऑलवेज वेरी क्यूरियस कि क्या है साहब, रुको हम इसको अभी ब्रेक कर देंगे। इन्होंने यहां एक निडल रखी और ही वॉज शॉक्ड, ये निडल भी डिफ्लेक्ट कर गई। ओ भाई साहब, यहां भी निडल डिफ्लेक्ट कर गई और उतना ही डिफ्लेक्ट की और उसी दिशा में डिफ्लेक्ट की जितना ये निडल डिफ्लेक्ट की थी। सारा कॉन्सेप्ट हिल गया। इतने बड़े दादा एम्पियर चाचा का कॉन्सेप्ट फ्लॉप हो रहा है। छोटा सा बच्चा आके हिला दिया दुनिया को, ये बोल रहा है भाई यहां निडल रखने पर डिफ्लेक्ट हो गई भाई साहब। ओ निडल डिफ्लेक्ट हुई मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी अब सबको बात। और निडल उतना ही डिफ्लेक्ट हुई जितना यहां डिफ्लेक्ट हुई, और निडल उसी दिशा में डिफ्लेक्ट हुई जिस दिशा में यहां। अब सबने कहा कि सही है, आपने बता तो दिया, आपने ये बता दिया, अब आप बताइए ये कैसे हुआ है। मैक्सवेल ने कहा भैया जो मैं बोल रहा था वो मैं बता रहा हूं, है ना, राउडी राठौर की तरह, जो मैं बोलता हूं वो मैं करके दिखाता हूं। ठीक है, डीक्यू इधर ले लेते हैं। इन्होंने कहा साहब एक बात बताइए, करंट बढ़ रहा है ना, ग्रोइंग करंट है ना, धीमे धीमे चार्ज जा रहा है ना। अच्छा, तो यहां से डीक्यू चार्ज निकला तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा। सबने कहा हाँ। और डीक्यू चार्ज यहां चिपका तो यहां पॉजिटिव। सबने कहा मुंडी हिला के हाँ। इन्होंने कहा एक और डीक्यू निकला, यहां एक और नेगेटिव। सबने कहा हाँ। तो इन्होंने बोला यहां एक और पॉजिटिव। सबने कहा हाँ। इन्होंने कहा एक बात बताइए, एक प्लेट पे पॉजिटिव एक प्लेट पे नेगेटिव, आपको ये बात एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, कि भाई साहब इसके अंदर क्या बन रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी ही कॉमन सी बात बंदे ने बता दी। बोला भैया चार्ज इधर से इधर जा रहा है तो इसके अंदर क्या डेवलप हो रही होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही होगी। बन रही हो कि नहीं? हाँ, सिंपल सी बात है, यहां पॉजिटिव वहां नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड। और शॉकिंग चीज उन्होंने क्या रियलाइज कराई सबको कि भाई साहब चार्ज यहां से एक और निकला, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। चार्ज यहां से एक और निकला, एक और नेगेटिव एक और पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार इंक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार इंक्रीज कर रही है और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड। प्रूव कर दी अपनी बात को, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही यहां पर मैग्नेटिक फील्ड। और इन्होंने कहा कि एम्पियर्स लॉ गलत है। मैक्सवेल ने अपोज कर दिया, मैक्सवेल ने एम्पियर्स लॉ को। इन्होंने बोल दिया कि भैया एम्पियर्स लॉ इज इनकंसिस्टेंट। उन्होंने देखा यहां पे नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है इस जगह पे, मतलब इन्होंने के हिसाब से यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इट इज नॉट जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार चेंज हो रही है और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से बन रहा है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने कहा कि यह बात गलत है एम्पियर की। अभी समझाएंगे एम्पियर्स लॉ क्यों गलत है। अभी तुम मान लो एम्पियर्स लॉ सही है, अभी आगे बताएंगे। इनको और अपोजिशन हुआ ना, समाज ने इनको बहुत तिरस्कार किया, इन्होंने और भी चीजें बताई। अभी लोगों ने ये बात एक्सेप्ट थोड़ी ना कर ली इतनी आसानी से। इन्होंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। पूरे समाज में जाके बताना स्टार्ट किया कि सुनो सुनो अंकल सुनो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई है, मैग्नेटिक फील्ड बनी, मैंने देखा। अंकल ने बोला तुम्हारी बात सही है बेटा, यू आर राइट, यू आर वेरी वेरी राइट, मैं भी देख रहा हूं नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है। नीडल डिफ्लेक्ट का मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैं भी मान रहा हूं, पर मैग्नेटिक फील्ड तो करंट से बनती है। अच्छा, फिर वो गए अब भाई किसी और के पास, दादाजी के पास गए ना, जो उस टाइम फिजिक्स के दादा होंगे, उनके पास गए, उनसे जाके बोले कि देखिए देखिए साहब यहाँ पे नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है। उन्होंने पूछा हाँ मैग्नेटिक फील्ड है ये तो। उन्होंने बोला कैसे आई होगी। इन्होंने कहा अपना कॉन्सेप्ट समझाने लग गए कि यहां से यहां चार्ज मूव कर रहा होगा
यहां से dq निकला नेगेटिव, यहां पे dq जगह पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। एक और निकला और नेगेटिव और पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी। एक और निकला और नेगेटिव और पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी। उन्होंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। दादाजी ने बोला मैग्नेटिक फील्ड तो करंट से बनती है। यहां मैक्सवेल को ऑपोजिशन मिला सबका। दुनिया ये मानने को रेडी नहीं थी कि मैग्नेटिक फील्ड करंट के सिवा किसी और चीज से बन सकती है। तुम समझ नहीं रहे हो, तुम कह रहे हो कि प्रूफ तो कर दिया। बेटा ऐसे नहीं चलता ना। कोई चीज जो 100 साल से लो, मैं तुमसे आज बोल दूं अचानक से कि भाई मैं तुमसे आज अचानक से बोल दूं कि शेर जो होता है वो मांस नहीं खाता है, वो शाकाहारी होता है। पागल इंसान है, क्या बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यही हाल था इनके साथ, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था इस बात को कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है। तब इन्होंने क्या कहा, आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। इन्होंने कहा रुको, दुनिया जो भाषा समझ रही है उसको उसी भाषा में हम चिपका देते हैं ये बात अपनी। कैसे? चलो आइडिया देखो, क्या आइडिया दिया इन्होंने। कहा मैक्सवेल सेड दैट नॉट ओनली करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड बट अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम या फ्री स्पेस ऑल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये बात इन्होंने बताई और आज के जमाने में ये बात सच है। अब ये बात एक्सेप्ट कर ली गई है कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है और इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब एक्सेप्ट कर ली गई ये बात, मान ली गई है ये बात। पर तब कोई नहीं माना ये बात। मैक्सवेल सेड दैट नॉट ओनली करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड बट अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम फ्री स्पेस आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। सबने कहा नहीं भाई, इसमें तो करंट होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड तो करंट से बनती है। मैक्सवेल ने कहा अच्छा नहीं सुनोगे मेरी, हम तुम्हारे करंट का पूरा थ्योरी ही बदल देंगे, तुम्हारे करंट की डेफिनेशन बदल देंगे। आई विल डिस्ट्रॉय दिस मैन होल करियर। इन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने करंट की पूरा करियर डिस्ट्रॉय कर देंगे। तुम नहीं मान रहे ना कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से बन सकती है, तुमको चाहिए ना करंट से बनती है, रुको हम करंट से देंगे। इन्होंने कहा कि साहब करंट ना दो तरह का होता है। इन्होंने कहा जो तार में फ्लो करने वाला करंट है ये, जो तार में फ्लो करने वाला करंट है ये, जो तार में फ्लो करने वाला करंट है इसको हम बोलते हैं कंडक्शन करंट। इन्होंने कहा ये जो करंट है इसको हम बोलते हैं आईसी, कंडक्शन करंट। जो आप नॉर्मल करंट पढ़ते थे, ट्रेडिशनल करंट, आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी वाला एक करंट ये होता है। इन्होंने कहा एक और करंट होता है, आप तो मानोगे नहीं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। इन्होंने कहा एक और करंट होता है जिसको हम बोलते हैं आईडी। आईडी क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट, करंट का डिस्प्लेसमेंट। करंट को डिस्प्लेस करके एक नया करंट आ गया। इन्होंने अपनी एक नई टर्मिनोलॉजी दे दी, डिस्प्लेसमेंट करंट। दुनिया जो भाषा सुनना चाहती थी इन्होंने उसी भाषा में दुनिया को समझाई कहानी कि यहां पे एक डिस्प्लेसमेंट करंट बनता है। अब बात थोड़ी लॉजिकल होने लगी। अगर बेटा यहां कोई करंट होगा तो इस करंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। सभी लोग खुश हो गए, सभी लोग खुश हो गए कि भाई यहां कंडक्शन करंट है, अंदर कौन सा करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट। इस करंट को हटा के, नॉर्मल करंट को हटा के डिस्प्लेसमेंट करंट। अब सवाल आ गया दिमाग में सभी के, आपके भी मेरे भी, कि सर अंदर चार्ज नहीं है, अंदर डीक्यू फ्लो ही नहीं कर रहा, तो करंट कैसे बना? यहां कोई चार्ज नहीं फ्लो कर रहा, तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या बवाल है, कैसे बना? डिस्प्लेसमेंट करंट एक नए तरह का करंट था। इन्होंने बताया ये कब बनता है, ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से बनता है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से बनता है। नई कहानी, करंट को डिस्प्लेस करके एक नया करंट आया, डिस्प्लेसमेंट करंट। पता है इससे एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वो थी कंटिन्यूटी ऑफ करंट की। कैपेसिटर के केस में कंटिन्यूटी ऑफ करंट किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि करंट यहां से यहां तक तो आया पर बीच में कहां गया। ये भी एक कंफ्यूजिंग टॉपिक था उस टाइम के लिए कि भाई करंट को क्या चाहिए होता है, कंप्लीट सर्किट, और करंट बीच में था ही नहीं। कैपेसिटर केस में इधर से इधर आता था। तो इन्होंने इसको भी सॉल्व कर दिया, प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी। इन्होंने बोला भाई कंटिन्यूअस है, अंदर दूसरे तरह का करंट है। करंट की डेफिनेशन आपकी गलत थी कि करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ना, करंट कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। बात तो वही है चाहे हम बोल दें इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड बनी,
या हम बोलें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट करंट आया और उस करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनी। पर यह बात लोगों ने ज्यादा एक्सेप्ट की क्योंकि इन्होंने करंट का नाम ले लिया, पर इन्होंने करंट की डेफिनेशन बदलनी चाहिए। इन्होंने बोला एक नए तरह का करंट है जो कैसे आता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से। बेटा एक बात बताना, छोटी सी बात, हाँ ना में जवाब देना, बस हाँ ना में जवाब देना। बेटा यहां चार्ज नेगेटिव बढ़ता जा रहा है, यहां चार्ज पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है। बेटा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती जा रही है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती जा रही है। बेटा अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती जा रही है तो क्या अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ता जा रहा है? क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है? हाँ ना में सिर्फ जवाब दे दो इस बात का। मुझे समझ में आया, तुमको यहां तक फील आया कि नहीं? क्या अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ता जा रहा है? हाँ। तो इन्होंने कहा कि ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक ही चीज है यार, जितनी फील्ड होगी उतना फ्लक्स होगा। अब जो फॉर्मूला रट के बैठा हो कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई होती है, फ्लक्स ई डॉट ए होता है, पर जिसको फील है उसको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब लाइंस ऑफ फोर्स है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा फ्लक्स। अच्छा, अब इनके सामने एक बड़ा चैलेंज था। चैलेंज क्या था? एक बात बताओ, तुम मुझे सोच के बताना, क्या आई और आईडी को बराबर होना चाहिए? यस और नो? आई और आईडी बराबर होगा, हां या ना? हिंदी में हां या ना लिखेंगे सब, ठीक है? यस और नो नहीं, हां या ना। क्या आईडी और आई को बराबर होना चाहिए, हां या ना? सोच के जवाब दो, यस और नो। मैं तुमको थोड़ा सा समराइज करता हूं। बेटा जितनी मैग्नेटिक फील्ड यहां बनी थी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड यहां बनी थी। अब बताओ, जितनी मैग्नेटिक फील्ड यहां थी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड यहां बनी थी। जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहां था वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहां था। अब बताओ, हां भाई, अब तो हां हो गई। इस करंट की वजह से जितनी मैग्नेटिक फील्ड, इस करंट की वजह से भी उतनी मैग्नेटिक फील्ड तभी हो सकता है जब दोनों करंट बराबर हो। तो इनको पता था डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू आई के बराबर ही होती है, इस बात पे भी ये एग्री कर गए। अब इन्होंने कहा यार इसका फॉर्मूला देना पड़ेगा लोगों को, बोल तो दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से। तो इन्होंने बहुत सारी कैलकुलेशन की, इलेक्ट्रिक फील्ड डी बाई डी टी चेक किया, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंशिएट किया टाइम के साथ, देखा क्या इसके बराबर आ रहा है, नहीं आया। फ्लक्स को डिफरेंशिएट किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफरेंशिएट किया, डी फाई ई बाई डी टी, देखा क्या वो इसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर मतलब इसके बराबर, देखा वो भी नहीं आ रहा है। फिर करते करते, और डायमेंशंस का भी ध्यान रखना है भाई, डायमेंशन भी तो करेक्ट होने चाहिए इक्वेशन के दोनों तरफ। करते 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 डायमेंशन से खेलते 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 इन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला निकाल लिया, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। करते 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 डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला निकला, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। दो तीन चीजें की इसके अंदर। पहला, इनको पता था जितनी मैग्नेटिक फील्ड यहां उतनी मैग्नेटिक फील्ड यहां, जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां, मतलब जो करंट यहां है वही करंट यहां होना चाहिए। अगर करंट का कॉन्सेप्ट लेके चले तो, अगर यहां पे करंट माने तो दोनों करंट बराबर होने चाहिए। अच्छा, यानी इस करंट की वैल्यू इनको समझ में आ गई, आई के बराबर करनी है। अच्छा, और इन्होंने बोल रखा ये करंट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से, तो इन्होंने चेक किया कि क्या आई की वैल्यू डी ई बाई डी टी से मैच कर रही है, नहीं मैच की। डी फाई ई बाई डी टी से मैच कर रही है, नहीं मैच कर रही। और डायमेंशन भी सही होने चाहिए। करते 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 बैलेंस करते करते ये इक्वेशन पे पहुंचे जहां पे काम बन गया, और बेटा ये बन गया कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इस बात को समझने के दो तरीके हो गए। पहला, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, सीधा तरीका, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, एक्सेप्टेड, आज भी एक्सेप्टेड, पहले भी एक्सेप्टेड, पहले नहीं था आज एक्सेप्टेड। दूसरा तरीका, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट करंट विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने घुमाकर समझा दिया लोगों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से एक नए तरह का करंट। आप अपने दिमाग से पहले करंट की डेफिनेशन हटाओ, आई विल डिस्ट्रॉय दिस मैन्स होल कैरियर, करंट की डेफिनेशन को मैं डिस्ट्रॉय करूंगा। करंट dq बाई dt नहीं होता, करंट dq बाई dt जो होता था वो था कंडक्शन करंट। उसका नाम क्या दिया इन्होंने, dq बाई dt वाले करंट का नाम बदल दिया, उसको बोल दिया वो कौन सा करंट है, कंडक्शन करंट। इन्होंने कहा एक और करंट होता है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, जो किससे आता है बेटा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से। आई होप अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से बनी इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से बनी मैग्नेटिक फील्ड। समझाने का तरीका थोड़ा अलग था,
इन्होंने बोल दिया भैया चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले बनेगा डिस्प्लेसमेंट करंट और उस करंट से बनेगी मैग्नेटिक। क्लियर? आगे पढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ाते हैं कहानी को और आगे ले चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट, नए तरह का करंट डिफाइंड हुआ। अ करंट ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से है? इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। दोनों बातें सही है, फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, अब हमारे पास ये एक कैपेसिटर है, यहां पे बेटा एक नया करंट है, यहां पे पुराना करंट आईसी और यहां पे एक नया करंट है आईडी। दोनों करंट की जरा वो लिखते हैं क्या फॉर्मूला, करंट, कौन सा करंट, दोनों करंट का फॉर्मूला लिखते हैं। यहां बत्ती चली गई है। कंडक्शन करंट बेटा आईसी कितना होगा? dq बाई dt, ये नॉर्मल करंट था जो हम लोग आज तक पढ़ते थे। डिस्प्लेसमेंट करंट, अब आपको फॉर्मूला भी आ जाना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट करंट id कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई dt। क्लियर है? क्लियर? डी फाई ई बाई dt। अब बात आती है थोड़ी सी मैक्सवेल साहब की, करते हैं कि क्या मैक्सवेल साहब की बात थी, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। इन्होंने कहा यहां जो पॉइंट है x, उसके लिए जब b डॉट dl किया तो म्यू नॉट IC, यहां जो पॉइंट है y, उसके लिए जब b डॉट dl किया तो उसके लिए म्यू नॉट ID रख दो, खत्म। इन्होंने कहा करंट तो है पर वो मैक्सवेल वाला करंट, सॉरी वो एम्पियर वाला करंट नहीं है, वो एक नए तरह का करंट है ना। देखो एम्पियर ने नाम भी दे रखा है करंट का, कितने इमोशन जुड़े होंगे उनके, करंट की यूनिट एम्पियर। उन्होंने बताया था करंट क्या होता है और ये इंसान एम्पियर की बात को एकदम गलत प्रूव कर रहा है, कह रहा है करंट की डेफिनेशन ही गलत थी, एक नया करंट लेके आया हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। इन्होंने कहा यहां पे म्यू नॉट आईडी रख दो, काम बन जाएगा। तो इस तरह से बेटा डिफाइन हुआ डिस्प्लेसमेंट करंट। और हमें पता है कि x और y पे हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड एट x इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड एट y। हमें एक्सपेरिमेंट से ये बात दिखी तो हमने बोला कि अगर दोनों ही जगह करंट है तो डेफिनेटली IC किसके बराबर होगा? ID के। और इससे मिल गया हमें कंटिन्यूटी। क्या मिल गया? कंटिन्यूटी मिली। ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज थी फिजिक्स में कि करंट यहां से यहां तक तो आता था, यहां कहां गया, है ना। फिजिक्स में एक बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट था। ये देखो कैपेसिटर कि करंट भाई साहब यहां से यहां चला, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां क्या हुआ? तो वो भी सॉल्व हो गया डिस्प्लेसमेंट करने से। डिस्प्लेसमेंट यानी इसको डिस्प्लेस करके नए तरह का करंट आ गया। आगे बढ़े बच्चा, चलो अब भाई एक सवाल आ गया आपके सामने, प्रूव दैट आईसी, कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट आर इक्वल, हैव प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। अब प्रूव करो कि ये बात है भी सच। सर एक्सपेरिमेंट ने तो कहा था कि वो सर मैग्नेटिक फील्ड जो x में है वही तो y में है, तो सर बराबर तो सर होगा ना। ऐसे काम नहीं चलेगा, प्रूफ करना पड़ेगा मैथ्स के साथ, फिजिक्स के साथ कि ये दोनों करंट बराबर होते हैं, दोनों के फॉर्मूले को सेम प्रूफ करना पड़ेगा। मैं फिर से आपसे एक सवाल पूछूंगा, हां या ना में जवाब दीजिएगा। क्या यहां के अंदर कोई dq मूव कर रहा है? हां या ना में जवाब दें। क्या यहां अंदर कोई dq मूव कर रहा है? हां या ना में जवाब दें। हां या ना में जवाब दें। क्या यहां अंदर कोई dq मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है। फिर भी हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों करंट बराबर होते हैं। अब ये नहीं कहना नीडल रख के चेक कर लेंगे तो नीडल तो सेम रिफ्लेक्ट हुई तो मतलब हाँ, तो फिजिक्स क्या पढ़ी तुमने? तो कहानी पढ़ के आ गए जो अलख पांडे ने सुनाई तुमको कहानी। आ जाओ अब इसकी फिजिक्स पकड़ते हैं कि क्या ये बात हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रूफ कर पा रहे हैं या सिर्फ ये सारी चीजें जो हम कह रहे हैं ये सिर्फ इसको बोलते हैं बेटा बातें छौंकना। है ना, इलाहाबादी टर्म है। कुछ लोग होते नहीं है जो कुछ करते नहीं है जिंदगी में, सिर्फ बातें छौंकते हैं बैठ बैठ के कि ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, इतना बड़ा यहाँ पे ये। तुम लोग भी इस टाइम बड़े बिजनेस आइडिया बनाने लगते हो 11th-12th में, ये कर लेंगे, इसको बातें छौंकना बोलते हैं। तो आओ देखते हैं क्या सिर्फ हम बातें छौंक रहे थे या सच में ऐसा होगा। छौंकना समझते हो ना ऐसे? हाँ, आ जाओ बेटा। तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं आईसी की। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जो चीजें मानेंगे कॉमन चीजें होंगी कि यहाँ पे कुछ चार्ज नेगेटिव है, यहाँ पे कुछ चार्ज पॉजिटिव है चार्जिंग की वजह से। मान लेते हैं यहाँ चार्ज प्लस क्यू है और यहाँ चार्ज माइनस क्यू। बेटा यहाँ करंट आई है, मतलब यहाँ तो चार्ज फ्लो कर रहा होगा, यहाँ तो डीक्यू चार्ज होगा, सभी लोग एग्री करते हैं। यहाँ भी डीक्यू चार्ज इधर से जा रहा होगा, सर्किट कंप्लीट होगा, डीक्यू इधर से इधर जाएगा, ठीक है। यहाँ कोई डीक्यू नहीं है
तो पहले आईसी की बात करते हैं बच्चा। आईसी की वैल्यू कितनी होगी? ये होगी आईसी की वैल्यू dq बाई dt। आईसी की वैल्यू क्या होगी? dq बाई dt होगी। अच्छा, अब आईडी की बात करते हैं। आईसी तो यही होता है, सिंपल करंट, चार्ज फ्लो कर रहा है। अब आईडी की बात करते हैं, आ जाओ। आईडी क्या फॉर्मूला दिया है मैक्सवेल साहब ने? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। बेटा यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगी, ठीक है। इसका एरिया मुझे नहीं पता, लेट दिस एरिया बी कैपिटल ए। क्या एरिया वेक्टर यहां पे इस तरह से बाहर की तरफ बन जाएगा? थोड़ा बहुत ये सब कॉन्सेप्ट मैं मान के चल रहा हूं कि आपको आता है, आना भी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो क्या एरिया वेक्टर ऐसे होगा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है? जी हाँ। तो क्या यहां का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लिख सकते हो ई ए कॉस 0? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया ई ए। देखो आज सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ रहा है, सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब जो बच्चा अभी आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं पढ़ा उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ गया। ई डॉट ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? ई ए कॉस 0, ई ए कॉस 0। तो ई ए हो गया, है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में। अच्छा, और यहां पे लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह ई ए बाई डी टी लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट डी ई ए बाई डी टी, यस और नो? क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट को लेके। हमने बोला डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी होता है। हमने फ्लक्स की वैल्यू निकाल ली, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आई है डी ई ए बाई डी टी। अब मैं फिर से कुछ करने वाला हूं, आर यू रेडी फॉर इट? लेट्स सी इफ आर यू रेडी फॉर इट। आई होप मेरा बच्चा तैयार होगा क्योंकि उसने काफी फिजिक्स पढ़ रखी है, काफी फिजिक्स पढ़ रखी है। आई होप मेरा बच्चा एकदम तैयार होगा। बेटा अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है, यहां पे चार्ज प्लस क्यू है और इस प्लेट का एरिया ए है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट? मैं आपको फिर से एक बार कंफ्यूज करूंगा और फिर सही रास्ते पे भी लाऊंगा। क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट? ये सर क्या था सर 2 लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? बेटा याद दिलाता हूं, इस तरफ से होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और इस तरफ से भी होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जोड़ोगे नेट आएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। 2 नहीं लगेगा। कई बच्चे कंफ्यूज हैं, 2 लिख रहे हैं अभी भी। बेटा ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कितनी बनाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों मिलकर कितनी हो गई? सॉरी, ये बनाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी कितनी बनाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई 2, सिग्मा बाई 2 जोड़ा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। याद आ गया? याद आया? इसकी वजह से बेटा बनेगी, पहली वाली की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और इसकी वजह से भी बनेगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा दोनों को जब जोड़ोगे कितना आएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। याद आ गया? एक प्लेट बनाती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जोड़ा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा सिग्मा कितना होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, यही तो होता है। सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। 2 वाली बात क्लियर हुई? पॉजिटिव प्लेट ने बनाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव ने भी बाई। नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनती है? नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनती है? टुवर्ड्स नेगेटिव। पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनती है? अवे फ्रॉम पॉजिटिव। दोनों को जोड़ लिया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? क्लियर? हाँ। अब बेटा सिग्मा होता क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। अब जरा यहां पे आओ, इस वैल्यू को रखते हैं, देखते हैं क्या होगा। एप्सिलॉन नॉट डी, ई की वैल्यू क्या है? क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटे डी टी। ओ, ए से ए तो मर गया। अच्छा, बहुत बढ़िया हुआ। वेरी हैप्पी फॉर यू पीपल, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस। अब क्या होगा बेटा? Q तो कांस्टेंट नहीं है। क्या Q कांस्टेंट है? नहीं बेटा, Q वेरी कर रहा है, चार्ज लगातार बदल रहा है, चार्जिंग चल रही है ना। यहां से dq निकल के यहां चिपक रहा है, यहां से dq निकल के यहां चिपक रहा है, यहां से dq। तो Q तो कांस्टेंट नहीं है। पर बेटा एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, उसको बाहर खिसका लेते हैं। एक एप्सिलॉन नॉट बाहर था,
एक एप्सिलॉन नॉट यहां से बाहर आ गया, ये क्या बचा, dq बाई dt, ये मर गया। डिस्प्लेसमेंट करंट कितना आ गया, dq बाई dt विच इज द वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट। प्रूव कर दिया। पर अपने दिमाग में कोई गलत कंसेप्ट मत बहाना, dq बाई dt का मतलब यहां पे ये बिल्कुल भी नहीं है कि dq चार्ज यहां से यहां चल रहा है। ऐसा दिमाग में सोचना भी मत कि यहां से यहां dq चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज अंदर मूव नहीं कर रहा, अंदर वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, वहां कोई चार्ज का मोशन नहीं, कोई कंडक्टर नहीं है बेटा। चार्ज को मूव करने के लिए कंडक्टर चाहिए होता है, अंदर कोई कंडक्टर नहीं है, फ्री स्पेस लगा रखा है। क्लियर? क्या हुआ, id इज इक्वल्स टू IC। प्रूफ कर दिया हमने कि साहब दोनों करंट बराबर होते हैं। बट मैं बोल रहा हूं, देखो देखने में लग रहा है कि dq बाई dt का मतलब कि dq चार्ज चला dt टाइम में। इस dq बाई dt का अलग मतलब, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर। अगर अच्छी किताब मिलेगी, इंटरनेट पे बहुत पढ़ोगे तब ये चीज मिलेगी। डिस्प्लेसमेंट करंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर, dq बाई dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर। कैपेसिटर पे चार्ज कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट के आने का रीजन ही यही है कि कैपेसिटर पे चार्ज चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट करंट मिला है, और इस डिस्प्लेसमेंट करंट से बनी है मैग्नेटिक फील्ड। अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, प्रूव्ड बाय मैक्सवेल। बात को अपने साबित कर दी बंदे ने, और दुनिया के तरह से। दुनिया बोल रही थी ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं, कहा ऐसे ले भाई, अब क्लियर है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इनकी बात है कि दुनिया ने हमको बहुत गम दिया है, और अब मैं अपनी बात सिद्ध कर चुका हूं। अब मैं बताता हूं एम्पियर चाचा को, एम्पियर चाचा आई एम कमिंग, आई विल डिस्ट्रॉय योर होल कैरियर, वेट अ सेकंड। मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। अब बंदा हीरो बन चुका है, अपनी बात प्रूव कर चुका है, 10 प्रूफ दे दिया, हर तरह से प्रूव कर दिया, कंटिन्यूटी प्रूव कर दी। यार कितनी बड़ी बड़ी फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अब इन्होंने कहा, और यार कितनी बड़ी बात कही इसने, सिमेट्री नेचर की प्रूफ कर दी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आने वाली है यहीं से। हाँ, अब देखो मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। अब इन्होंने क्या बोला भाई, यहां पे करंट इन्होंने बोला IC है, यहां पे करंट इन्होंने बोला ID है। अच्छा, हम दोनों जगह बेटा एक एक लूप बना लेते हैं, हम दोनों जगह एक एक एम्पियर्स लूप बनाते हैं। यहां पे एक एम्पियर्स लूप बनाया, यहां पे भी एक एम्पियर्स लूप बनाया। इसको बोलते हैं पॉइंट X, इसको बोला पॉइंट Y। हमने कहा X के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ लिखो, इन्होंने कहा इंटीग्रल B.dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IC। बेटा एक चीज और सुनो, IC को कई बार किताब में सिर्फ IB लिख देते हैं, नॉर्मली ऐसे लिखा जाता है क्योंकि ये नॉर्मल करंट है, सभी जानते हैं इसके बारे में। हमने कहा Y के लिए बताइए सर क्या लिखा जाए, इन्होंने कहा एम्पियर साहब को पता ही नहीं करंट क्या होता है, वो इसको 0 लिख रहे थे, कह रहे थे अंदर कोई करंट नहीं है म्यू नॉट ID। समझ गया, दोनों जगह बात समझ गई। यहां मैग्नेटिक फील्ड है ID की वजह से, यहां मैग्नेटिक फील्ड है IC की वजह से, है ना। पर ये बंदा यहां रुका नहीं, आई विल डिस्ट्रॉय योर होल कैरियर, वेट अ सेकेंड। इन्होंने कहा हम मॉडिफाई करते हैं जरा आपके लॉ को, मॉडिफाई किया लॉ को। इन्होंने बोला इंटीग्रल, ध्यान से सुनो, B.dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ IC प्लस ID। ये इन्होंने साबित किया, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ ID प्लस IC। अब ये मत कहना कि सर इससे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आने लगी। बेटा एक क्लोज होता है ना, लूप के अलोंग लाइन इंटीग्रेशन होता है ना, लीनियर क्लोज्ड इंटीग्रेशन इन अलोंग द पाथ होता है ना। अब ये मत कहना कि इससे सर ज्यादा नहीं, बेटा ज्यादा नहीं आएगा। जरा आराम से सोचो, अगर मैं x पॉइंट की बात करूं और आपसे y पॉइंट की सेपरेटली बात करूं, आराम से सोचो बेटा, x पे तो डिस्प्लेसमेंट करंट 0 होगा ना। ऐसा नहीं है कि कुछ गलत हो गया, दोनों को प्लस लिख के सब मैटर खराब कर दिया। प्लस क्यों लिख सकते हैं सर, यहां पे सिर्फ IC होता है, यहां पे सिर्फ ID, ये प्लस क्यों लिख दिया है, गलत नहीं सही है। जरा देखो बेटा, अगर मैं x की बात करूं तो x पे बेटा ID तो 0 ही हो जाएगा ना। यहां कोई डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे होगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कहां हो रही है, यहां कोई डिस्प्लेसमेंट करंट ही नहीं है। तो जब इस पॉइंट के लिए लगाया तो ID 0 हो गया, तो ये वाली इक्वेशन पे पहुंच गए। इस पॉइंट लगाया, ID की वैल्यू 0 रखी, यहां पहुंचे। Y पे देखा बेटा, Y पे कंडक्शन करंट 0 है,
यहां कोई DQ मूव नहीं कर रहा। कंडक्शन करंट कब आता है? जब चार्ज मूव करता है। अंदर कोई चार्ज मूव नहीं कर रहा, तो Y पे कंडक्शन करंट जीरो, यानी Y के लिए जब इक्वेशन लगाई तो ये जीरो होके ये बन गया। नाउ दिस इज न्यू, नाम नहीं मतलब रिस्पेक्ट दी, दिस इज न्यू एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। अपना नाम जोड़ दिया, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ बोला इसको। थोड़ा सा मैं इसको और एलैबोरेट करके लिख रहा हूं। वैसे आप ये पार्ट भी याद रखोगे ज्यादा अच्छा होगा, बट जिस तरह से किताबों में लिखता है वो लिखता है बेटा B.dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, IC की जगह बेटा किताब में सिर्फ I लिखते हैं और ID की जगह लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt। कुछ गलत है क्या इसमें? कुछ गलत है क्या इसमें? ये कुछ गलत है क्या? मेरे ख्याल से तो सही है भाई। कंडक्शन करंट को नॉर्मली I बोल दिया जाता है और डिस्प्लेसमेंट करंट का ये फॉर्मूला। व्हाट इज दिस बच्चों? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज बेटा, दिस इज नोन एज एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तुम्हारे जैसा कोई शैतान होता तो अपना नाम ऊपर करता पहले बचपन में यही करते थे ना, जब साइंस का प्रोजेक्ट बनता था बड़ा इंपॉर्टेंट होता था कि इसमें पहला नाम किसका लिखा जाएगा प्रोजेक्ट में, है ना। तुम्हारा ऐसा बंदा होता, कहता कि इसको हम ऊपर अपना नाम लिखेंगे। नाउ दिस इज न्यू एम्पियर लॉ। सो मैक्सवेल ने नोटिस किया था इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर्स लॉ, कि एम्पियर्स लॉ इनकंसिस्टेंट है। भाई एम्पियर को पता ही नहीं था डिस्प्लेसमेंट करंट जैसी कोई चीज होती है। क्लियर? दिस इज मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट कुछ नया सीखा हमने, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे बस। ID इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आ जाओ। इट इज नॉट कन्वेंशनल करंट। ये कन्वेंशनल करंट जैसा बिल्कुल नहीं है कि चार्ज के फ्लो की वजह से आया है। एज इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड सो इट इज कॉल्ड अ करंट। इसको करंट क्यों बोलते हैं? सवाल ये उठा। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, पर यहां तो कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा बीच में, तो इसको करंट क्यों बोलते हैं? तो क्योंकि पुराने जमाने में मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ करंट से बन सकती थी, तो एज इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड सो इट इज कॉल्ड अ करंट। क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए ये करंट है। सेकेंड, इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स साफ साफ दिख रहा है। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होगा तभी डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टेडी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट है, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं हो सकता है। इट डज नॉट एग्जिस्ट अंडर स्टेडी कंडीशंस, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई, उस केस में डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं बनता, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से बनता है। टुगेदर विथ कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। आई होप प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी भी आपको अब क्लियर हो चुकी है। प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी अब तक। क्या सेटिस्फाई करता है? प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी, कि भाई बाहर क्या फ्लो कर रहा था IC, अंदर क्या फ्लो कर रहा था ID। क्या आप तैयार हैं अब इसके न्यूमेरिकल से भिड़ने के लिए? थोड़ा सा न्यूमेरिकल किया जाए इसका। आ जाइए। पहला सवाल बहुत आसान है। A parallel plate capacitor with plate area A and separation between the plates D is charged by a constant current I। बेटा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका प्लेट एरिया कितना है A और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज D, इनका सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D है। अब इज चार्ज्ड बाय अ कांस्टेंट करंट I। बेटा बाहर से इसको एक करंट दे रखा है I। Consider a plane surface area A/2 parallel to the plates and drawn simultaneously between the plates। इन्होंने कहा कंसिडर करिए एक एरिया यहां पे है, एक एरिया ये है, कितना है A/2। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, A/2 ये एक एरिया है, कंसिडर किया। द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू दिस एरिया, बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं, इस एरिया में से कितना डिस्प्लेसमेंट करंट गया थ्रू दिस एरिया। A/2 में से कितना डिस्प्लेसमेंट करंट गया, इस पूरे में से नहीं बेटा, सिर्फ इतने में से। एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट करंट कहां पे होता है? सोच के बोलना। मेरे ख्याल से डिस्प्लेसमेंट करंट पूरी जगह होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी चेंज हो रही थी, यहां भी चेंज, यहां भी चेंज, यहां भी चेंज, यहां भी चेंज। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, हर जगह होगा।
मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, हर जगह होगा। मतलब बेटा जे याद है, करंट डेंसिटी हर जगह सेम होगी। जे याद है, करंट डेंसिटी क्या होगी, करंट डेंसिटी क्या होगी, सेम एवरीवेयर, हर तरफ करंट डेंसिटी क्या होगी, सेम। यानी डिस्प्लेसमेंट करंट सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्मली, करंट डेंसिटी हर जगह बराबर होगी। अच्छा ठीक है बेटा, अगर करंट डेंसिटी पूरी जगह बराबर है तो एक बात बताओ, ये कंप्लीट एरिया ए है। अच्छा इसके अंदर बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा, टोटल आई होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा, जितना कंडक्शन होता है उतना डिस्प्लेसमेंट होता है, जितना कंडक्शन उतना डिस्प्लेसमेंट। मैं पूछूं यहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट अगर हम आईडी लिख लें, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट करंट टोटल आईडी, और बेटा प्लेट एरिया कितनी है ए, तो करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी, आईडी बाई ए। और बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट क्या आईसी के बराबर होगा, ये तो हमको पता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट किसके बराबर होगा, कंडक्शन करंट के। कंडक्शन करंट कितना दे रखा है, आई दे रखा है, आई बाई ए। अब जरा देखो इन लोग किसकी बात कर रहे हैं, छोटे से एरिया ए बाई 2 की बात कर रहे हैं। छोटे से एरिया ए बाई 2, इसमें से पूरा पूरा करंट तो नहीं जाएगा। छोटे से एरिया ए बाई 2 की जब इन लोगों ने बात की तो इसमें से सारा सारा करंट तो जाएगा नहीं। सोच के बताओ, मेरे ख्याल से आंसर आ गया होगा सभी बच्चों का अब तक, फिर भी मैं सॉल्व करूंगा। अब तक सभी का मैं पीछे पलटूंगा, सब लोग सही आंसर दे रहे होंगे इन अ पैरेलल यूनिवर्स। बेटा एक बात बताओ, देखो ये भी डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये भी सब जोड़कर बेटा आईडी बना है। टोटल सबको जोड़कर आईडी बना, इन सब करंट को जोड़ के आईडी। तो बेटा आईडी 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 आईडी, तो इसमें से कितना पास किया, यहां से कितना डिस्प्लेसमेंट करंट पास किया पता नहीं, लेट दैट बी आईडी डैश। बेटा यहां से करंट डेंसिटी जे क्या हो जाएगी, आईडी डैश बटे ए हो जाएगी। सारा का सारा डिस्प्लेसमेंट करंट तो इसके अंदर से पास नहीं करेगा। मुझे लगता था कि सारा का सारा डिस्प्लेसमेंट करंट अंदर से जाता है, फिर मेरे पापा ने बताया कि सारा का सारा डिस्प्लेसमेंट करंट अंदर से नहीं जा सकता, करंट बहुत अजीब है। तो बेटा जे की वैल्यू कितनी है, आईडी बाई ए बाई 2 होगा। सॉरी यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी के अंदर जे आईडी डैश बाई ए बाई 2 कितना हो गया, 2 आईडी डैश बाई ए। बेटा ये करंट डेंसिटी सेम होगी, दैट मींस आई बाई ए इज इक्वल्स टू आई डी 2 आई डी डैश बाई ए। ए मर गया बेटा, यहां से आई डी डैश कितना हो गया, आई बाई 2। नहीं आया, आई बाई 2। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट करंट ना एक तार में नहीं बह रहा, एक वायर में नहीं बह रहा, पूरे कंप्लीट कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन एरिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन एरिया। हाँ सिंपल एकदम, पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ए एरिया में आई था तो ए बाई 2 में कितना हो जाएगा, आई बाई 2। क्लियर, ये बात अब हम याद रखेंगे, ठीक है, इस बात को हम याद रखेंगे। यही चाहो तो लिख लें, डिस्प्लेसमेंट करंट is uniformly distributed in whole area। क्लियर, करंट डेंसिटी सेम रहेगी। पूरे ए में आई था तो आधे में आई बाई 2 हो गया। बोलो आया, फील बहुत आसानी से कर सकते हो बच्चा। मान लो पूरे में 10 एम्पियर जा रहा है, देखो फील बड़ा आसान है। मान लो पूरा करंट 10 एम्पियर है, तो 10 एम्पियर के लिए 1 2 3 4 5, ठीक है 5 लाइन है, 6 कर लो। मान लो पूरा करंट है 10 एम्पियर, कितनी लाइन है, मान लो 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6, टोटल करंट मान लो 12 है, तो 6 लाइन मिलके बनाई 12 एम्पियर। तो बेटा अगर इसमें से 6 लाइन गई तो इसमें से 3 ही लाइन जाएंगी। मान लो एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 2 एम्पियर, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। बेटा ए एरिया में से कितनी लाइन पास की, 1 2 3 4 5 6, एक कितनी है 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, कितनी हुई 12। इसमें से कितनी पास करेंगे, 3, कितनी हो जाएंगी 6। पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना करंट,
इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी चेंज हो रही है, 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 हर जगह चेंज हो रही है। जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट। बोलो आया? एरिया 1/4 होगा तो करंट 1/4 हो जाएगा, एरिया 1/6 होगा तो करंट 1/6 हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एरिया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं बच्चा। नेक्स्ट सवाल, the voltages between the plates of a parallel plate capacitor of capacitance 1 microfarad is changing at the rate of 5 volt per second. What is the displacement current? अरे ये क्या है? ये क्या है? ये वोल्टेज कहां से क्या हो रहा है भगवान? The voltage between the plates of a parallel plate capacitor of capacitance क्या होता था? is changing at the rate of 5 volt per second. What is the displacement current? बेटा बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं, बहुत आसान है बेटा, सिंपल एकदम फॉर्मूले से चलो। डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई टी टी। मेरे साथ फॉर्मूले से चलो, तुरंत सॉल्व होगा ये, एकदम टेंशन मत लो। इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, बेटा फ्लक्स कितना हो जाएगा? ई इंटू ए हो जाएगा। कैपेसिटर में सबने देख लिया फ्लक्स कितना आ रहा है, ई इंटू ए आ रहा है, सबने देख लिया कैपेसिटर में फ्लक्स कितना आ रहा है, ई इंटू ए आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मैं पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस लिख सकता हूं? आई थिंक वी नीड टू ड्रॉ दिस कैपेसिटर राइट नाउ। ये कैपेसिटर है बेटा, इसका एरिया ए है, प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस डी है, ये पॉजिटिव प्लेट ये नेगेटिव प्लेट। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। अब क्लियर है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डेल्टा वी बाई डी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? डेल्टा वी बाई डी। डेल्टा वी होता है ई डॉट डी आर और ई क्या होता है? डेल्टा वी बाई डी। तो हमने लिख दिया वी बाई डी, पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं वी बाई डी। अच्छा, आई डी इज इक्वल्स टू, आई डी इज, अब देखो समझो बात को, आई डी इज इक्वल्स टू, अच्छा बच्चा एक बात बताओ, एरिया तो कांस्टेंट रहेगा प्लेट का, इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन के बाहर ला सकते हैं। बेटा ये डिस्टेंस d बिटवीन द प्लेट्स, सेपरेशन d बिटवीन द प्लेट्स कांस्टेंट होगा, इसको भी बाहर ला सकते हैं। क्या बचा? dv बाई dt। बेटा व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट a बाई d? बेटा व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट a बाई d? बोल बच्चा बोल, व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट a बाई d? बता बता बता, व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट a बाई d? कोई नहीं बता रहा है। सी कैपेसिटेंस। बेटा खत्म हो गई कहानी, सी dv बाई dt, खेल खत्म। क्या पूछा है? देखो आपको क्या क्या दे रखा है, कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है, चेंजिंग एट द रेट ऑफ 5 वोल्ट पर सेकेंड, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन टाइम दे रखा है, आपसे डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा है। बेटा लल्लन टॉप लाली पाप दो कौड़ी का सवाल, सिंपल, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई टी, एप्सिलॉन नॉट डी, ये कितना हो जाएगा? ई डॉट ए, ई डॉट ए भी उसी लाइन में ई ए कॉस 0, फिर ई की जगह लिखा वी बाई डी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा? चेंज इन पोटेंशियल अपॉन दिस डिस्टेंस डी, फिर ए भी कांस्टेंट बाहर, डी भी कांस्टेंट बाहर, डीवी बाई डी टी, ये बन गया कैपेसिटेंस डीवी बाई डी टी। सो वी गेट आई डी इज इक्वल्स टू सी डीवी बाई डी टी। कैपेसिटेंस कितना है? 1 माइक्रोफेरेड और डीवी बाई डी टी 5, 1 माइक्रोफेरेड यानी 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, डीवी बाई डी टी इज 5, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। बेटा करंट है तो यूनिट तो एम्पियर ही होगी, इसको हम बोल सकते हैं 5 माइक्रो एम्पियर, 10 टू द पावर माइनस 6 मतलब माइक्रो, 5 माइक्रो एम्पियर इज द आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल आप खुद से करेंगे, नेक्स्ट सवाल आप खुद से करेंगे। गो गो, आई गिव यू 1 minute फॉर दिस क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। किचिर 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 डिंग 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 डिंग, किचिर 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 डिंग 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 डिंग, किचिर 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 डिंग 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 डिंग। गो लल्लन टॉप लालीपॉप, 1 नंबर का सवाल, 2 कौड़ी का सवाल। A parallel plate capacitor of capacitance 5 microfarad is being charged so that the current has a steady value of 100 milliampere. Calculate rate of change of potential difference between the plates. राहों में उनसे मुलाकात हो गई। जब तक एक कॉमन आंसर नहीं दिखेगा, मैं जान रहा हूं बैच अभी बदमाशी कर रहा है। बेटा योर 1 minute इज अबाउट टू एंड। राहों में उनसे मुलाकात हो गई। बेटा सेम सवाल है,
कैपेसिटेंस की बात कर रखी है आपसे, ओके कैपेसिटेंस की बात कर रखी है, और करंट दे रखा है 100 मिली एम्पियर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है बेटा। सेम सवाल है बेटा, जो करंट बाहर होगा आई, वही करंट तो अंदर भी होता है आईडी, सेम वैल्यू होती है कि नहीं दोनों की। तो आईडी की वैल्यू तो पहली बात तो आई के बराबर होगी, और आई की वैल्यू आपको दे रखी है 100 मिली एम्पियर। अभी अभी आपने पढ़ा कि आईडी का एक फॉर्मूला बन रहा है सी डीवी बाई डी टी, पिछले सवाल में ही देख लिया है बेटा। आई की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, डीवी बाई डी टी निकाल दो। ये भी ना कर पाओगे तो क्या करोगे। आईडी की वैल्यू दी है 100 मिली एम्पियर, 100 इंटू 10 टू दी पावर -3, और बेटा सी कितना है 5 माइक्रोफैरड, 5 इंटू 10 टू दी पावर -6, और डीवी बाई डी टी बेटा मुझे नहीं पता। हो गया सभी का, डी आ गया सभी का, बहुत बढ़िया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20, 10 की पावर -6 इधर आके हो जाएगा 10 की पावर +6, 10 की पावर +6 और 10 की पावर -3 हो जाएगा 20 इंटू 10 टू दी पावर 3 इज इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी। क्लियर। 5 2 जा 10, 20, 10 पावर -6 इधर आ गया 10 की पावर +6, 10 की पावर +6 और 10 की पावर -3, 10 की पावर 3, 20 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट पर सेकेंड होगा डीवी बाई डी टी, यानी 20 किलो वोल्ट। 20 इंटू 10 की पावर 3, 20 इंटू 10 टू दी पावर 3 बेटा ये कितना हो गया 20 किलो वोल्ट पर सेकेंड। अभी भी डी बता रहे हो, ए कैसे लग रहा है तुमको 200? छी 200 किलो वोल्ट लिखा है बेटा, किलो 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 क्या होता है 10 की पावर 3। इंपॉर्टेंट नोट, चलो अब इंपॉर्टेंट नोट आपको बताता हूं दो। पहला बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है, सभी को समझ में आ रहा है? हाँ है। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है तो बेटा क्या बनेगी हमारा, whenever there is a change in magnetic flux। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको, दो चीज समराइज करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है, तो बेटा बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगी, सभी को ये चीज पता है। फैराडेज लॉ, whenever there is a change in magnetic flux an EMF is induced, तो बेटा बाहर की मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगी। लेंज लॉ ये कहता है ना कि जो चीज हो रही है उसको अपोज करो, अंदर की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड बनाओ। बाहर की मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए करंट ऐसे बहाना पड़ेगा, करंट ऐसे बहाना पड़ेगा। बाहर की मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए करंट ऐसे बहाना पड़ेगा, करंट ऐसे बहाना पड़ेगा, हाँ या ना? जब करंट ऐसे बहेगा तभी तो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जो चेंज हो रहा है उसको अपोज करेगी। बेटा करंट ऐसे बहेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा, हाँ या ना? बिल्कुल। बेटा अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है। What I want you to realize is a changing magnetic field produces an electric field. A changing magnetic field produces an electric field. A changing magnetic field produces an magnetic. But what I want you to realize is कि बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो ऐसे थी अंदर की तरफ, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो ऐसे बनी। कुछ तो लेक्चर के शुरू में यही बात कर रहे थे आप। जो एक मैग्नेटिक फील्ड है चेंजिंग वो अंदर की तरफ है, जो मैग्नेटिक फील्ड है चेंजिंग वो अंदर की तरफ, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे बनी। दोनों किस पे है? परपेंडिकुलर है। तो जो ये लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंजिंग, ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। ये बेटा कैसी मैग्नेटिक फील्ड है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनी वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ये था पहला नोट, इंपॉर्टेंट नोट। क्लियर 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 क्लियर। दूसरा इंपॉर्टेंट नोट बेटा ये वही वाली कहानी जो हम लोग जैसे देख रहे थे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, है कि नहीं? यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। और बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी जरा सोचो। यहाँ करंट ऐसे है, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? यहाँ करंट ऐसे है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? बेटा अगर करंट के डायरेक्शन में मैं थंब रखूं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? ऊपर। करंट डायरेक्शन में थंब रखूं, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो? करंट डायरेक्शन में थंब रखा,
तो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, करंट डायरेक्शन थंब रखा, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, आउटवर्ड होगी। बहुत बढ़िया, करंट डायरेक्शन रखा ऐसे होगी ना, आउटवर्ड। यानी यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसी हुई, डॉट बना लूं, डॉट बना लूं, आउटवर्ड। और यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी ना, यहां से आउटवर्ड और यहां पे आते हुए इनवर्ड, यहां आउटवर्ड यहां आते हुए इनवर्ड, यहां क्रॉस होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहां क्रॉस होगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। मजा आ गया हमको आपकी बात सुन के। अब आप मुझे एक चीज और बताएंगे, क्योंकि यहां सारी बात आप ही को बतानी है, पैसा आपने दिया है। ये तो यहां की बात हो गई। बेटा यहां पे कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड, क्या जो मैग्नेटिक फील्ड यहां थी सेम मैग्नेटिक फील्ड यहां बनती है, क्या जो मैग्नेटिक फील्ड वहां थी सेम मैग्नेटिक फील्ड यहां बनती है, जो करंट यहां था सेम डिस्प्लेसमेंट करंट यहां पे बन जाता है। यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इस जगह पे आउटवर्ड और इस जगह पे कैसी होगी, इनवर्ड। यहां पे आउटवर्ड, यहां पे और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने सुर सुर सुर, यहां पॉजिटिव वहां नेगेटिव, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर कैसे है, ऊपर कैसे है, ऐसे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दे आर अगेन, दे आर अगेन, दे आर अगेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, बाहर। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, दैट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। यानी ये दोनों चेंज होते हुए जब दूसरा वाला बनाते हैं तो दूसरा वाला पहले वाले के परपेंडिकुलर। सिंपल सिंपल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मेरी बात सुनो, तुमको मजा आ जाएगा। अब तुम मुझे ये बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चेंज हो रही तो क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही तो बनेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चेंज हो रही तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी। उल्टा कर लेते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चेंज हो रही तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी। यही तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यही तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मुझे फील देना आना था, जो आपको अभी आ गया कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इट इज परपेंडिकुलर। नीचे भी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और नीचे मैग्नेटिक फील्ड कैसे, अंदर की तरफ, अभी भी क्या है, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। दिस इज बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, concept of electromagnetic wave. Magnetic field induced due to changing electric field is perpendicular to the electric field. Magnetic field induced due to changing electric field, magnetic field induced due to changing electric field is perpendicular to the electric field. Done? बस बेटा, इसके बाद छोटा सा एक टॉपिक है मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल्स इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट टेल यू। बस इसका आपको एक ब्रीफिंग करेंगे जिससे आपको पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समराइज हो जाएगा विद इन 10 मिनट्स। विद इन 10 मिनट्स पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपको 4 इक्वेशन में समेट कर देंगे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। अब ये बड़े आदमी बन गए, बड़ी डिस्कवरी कर डाली इन्होंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ढूंढ डाली बंदे ने क्या तो बता दिया कि जो तुम पढ़ रहे थे, ये गामा वेव, ये इंफ्रारेड, ये माइक्रोवेव, ये सब सेम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी नेक्स्ट लेक्चर में आएगा वो। इन्होंने प्रूफ कर दिया चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड। अब इन्होंने क्या किया बेटा, मैक्सवेल ने क्या किया, इन्होंने पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पूरी इलेक्ट्रिसिटी, पूरे मैग्नेटिज्म, हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, जून 1 से, अभी खत्म हुआ है अपना एसी। पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पूरी इलेक्ट्रिसिटी, पूरे मैग्नेटिज्म में जितने भी बेसिक फॉर्मूलेस थे, ये नहीं कि एडवांस फॉर्मूले पे चले गए, जितने भी बेसिक फॉर्मूले, बेसिक प्रिंसिपल्स थे, उन सभी को इन्होंने कहा कि अगर हम देखें तो ले देकर 4 ही इक्वेशन हैं जिससे वो सब डिराइव हो सकते हैं। 4 फंडामेंटल इक्वेशन कैन कंप्राइज ऑफ होल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, व्हाटएवर यू हैव स्टडीड, कूलम्स लॉ, गॉस लॉ, फैराडेज लॉ, और क्या पढ़ा, किरचॉफ्स लॉ, और क्या पढ़ा, बताओ लॉ के नाम बताओ। जितने भी लॉ तुमने पढ़े इन चैप्टर्स में, 7 चैप्टर्स में, ये सारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 7 चैप्टर्स में, वो सारे के सारे इन 4 फंडामेंटल इक्वेशंस में भरे थे। बट बेटा यहां से उनको डिराइव कर पाना इज वेरी वेरी आउट ऑफ सिलेबस।
हम बस ये बताएंगे कि 4 इक्वेशन कौन सी हैं और हर इक्वेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, और इक्वेशन फील करा देंगे, वरना अगर इक्वेशन तुम किताब से पढ़ोगे तुम्हें लगेगा क्या लिखा है, इंटीग्रल क्या है, बी डॉट डी वी डॉट एस ई डॉट डी क्या है, तो बस उसको फील करा देंगे, थोड़ा सा, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। ऑल द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ 4 फंडामेंटल इक्वेशंस कॉल्ड मैक्सवेल्स इक्वेशन। पर सुनो, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, मैक्सवेल्स इक्वेशन। पर बच्चा, मैक्सवेल ने अपने ही पेपर में ये बात साफ साफ लिखी थी कि इसमें से कोई भी इक्वेशन मेरी खुद की डिस्कवर्ड नहीं है, ये सभी इक्वेशन पुराने साइंटिस्ट डिस्कवर करके गए हैं, ग्रेट साइंटिस्ट, मैंने उनको बस एक जगह पे कलेक्ट किया और मैंने ये बात स्टेट कर दी, ये बात सिद्ध भी कर दी कि पूरी इलेक्ट्रिसिटी, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और पूरे मैग्नेटिज्म के बेसिक प्रिंसिपल्स इन्हीं 4 इक्वेशन के अंदर से निकल सकते हैं, ये इनकी इक्वेशन नहीं है। मैक्सवेल डिड नॉट डिस्कवर्ड 4 इक्वेशंस, बोला जाता है मैक्सवेल्स 4 इक्वेशन, बट मैक्सवेल की इसमें एक भी नहीं है, बस वही एम्पियर वाले में थोड़ा जो चेंज किया है उसमें उनका नाम आया है, बाकी इनकी एक भी इक्वेशन खुद की नहीं है। मैक्सवेल डिड नॉट डिस्कवर्ड 4 इक्वेशन बट ही वर्कड ऑन देम एंड स्टेटेड that these 4 fundamental equations define complete electromagnetism। इन 4 इक्वेशन से पूरा मैक्सवेल से सबको वही याद आ रहा है, मैक्सवेल है ना। इवन इंटरनेट पे भी आप सर्च करो मैक्सवेल लिख के, आप शॉक हो जाओगे, इनका कोई बात ही नहीं कर रहा। जो बंदा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ढूंढ के गया, इनके बारे में क्या, जिसने छक्का मारा वो इंपॉर्टेंट है, ये क्रिकेट खेला वो इंपॉर्टेंट है वहां से फायदा हुआ, असली हीरो तो ये हुए। पहली इक्वेशन बेटा सबको पता है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज q इनक्लोज्ड बाय सरफेस। सबको याद है गॉस लॉ क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, और कौन सा चार्ज रखते हैं बेटा, जो q इनसाइड होता है, सभी को याद आ गया, q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट थ्रू अ क्लोज सरफेस। बेटा क्लोज सरफेस याद है आपको क्या, क्लोज सरफेस मैंने बताया था कौन सा होता है, जरा कमेंट करो देखें कितने लोग पढ़े हो। क्लोज सरफेस मतलब, क्लोज सरफेस नॉर्मल सरफेस को क्लोज कहते हैं, कुछ और होता है क्लोज सरफेस। बस बेटा 5 मिनट का और है। थ्री डी सरफेस, वेरी गुड, गॉसियन सरफेस, 3D सरफेस है ना। तो इन्होंने कहा कि भाई 3D सरफेस में से जो फ्लक्स निकलेगा दैट इज q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा क्या फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या मैं ये लिख सकता हूं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्योंकि सरफेस पे क्लोज करना है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इज इक्वल्स टू q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा दिस इज मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, जबकि ये मैक्सवेल की नहीं है, ये किसकी है, गॉस चाचा की है, गॉस अंकल की इक्वेशन है, ये मैक्सवेल की पहली इक्वेशन थी। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इज q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या कहती है ये इक्वेशन, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, बेटा इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अगर चार्ज नहीं होगा, अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर, किसी क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, यही तो कह रहा है। किसी क्लोज सरफेस में, यहां मान लो Q चार्ज है बेटा, इसको मैं क्लोज कर दूं, 3D सरफेस है ना, क्लोज सरफेस के लिए 3D सरफेस बनाना पड़ेगा, इसको मैंने क्लोज कर दिया, तो बेटा ये चार्ज Q, थोड़ा अंदर बनाता हूं, ये चार्ज Q क्या कुछ फ्लक्स निकालेगा, फ्लक्स क्या होता है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या फ्लक्स निकालेगा, यहां से ऐसे, 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 E डॉट dA, E डॉट dA, E डॉट dA, सारा फ्लक्स बाहर आ रहा है, सारा फ्लक्स आउटवर्ड है बेटा, सारा का सारा फ्लक्स आउटवर्ड है, आउटवर्ड फ्लक्स को शायद हम लोग पॉजिटिव लेते थे, और ये सारा का सारा फ्लक्स किसकी वजह से होगा, q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर सभी को, याद आया। हाँ, अगर यहीं पे स्फेरिकल लेते तो रेडियली आउटवर्ड बना लेते। इन्होंने यही बताया कि जिस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज होगा वहीं बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। अब बेटा जो सेकंड इक्वेशन है ये इतनी पॉपुलर नहीं है, ये आपने पढ़ी भी नहीं है। क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि ये कहीं से आपके जेई सिलेबस में या आपके एनसीईआरटी सिलेबस में, नीट सिलेबस में वो कहीं नहीं है। ये गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, इसका कोई खास यूज भी नहीं है।
फिर भी इसको इन्होंने जगह दी क्योंकि एक बेसिक प्रिंसिपल को लेके आया था, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ये शायद आपने पढ़ा भी नहीं है, आज पढ़ोगे। क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस का हमेशा जीरो होता है। किसी भी क्लोज सरफेस में मैग्नेटिक फ्लक्स देखोगे हमेशा जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ भी ऐसा होता है क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ भी ऐसा ही होता है क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी किसी भी क्लोज सरफेस का जीरो होता है? बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्लोज सरफेस का जीरो होता है? नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो होता है। जैसे मान लो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात, ये क्या बोल रहे हैं, पहले इनकी लिख लें बात। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? phi b इज इक्वल्स टू थ्रू अ क्लोज सरफेस, phi b थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू, क्या बोल रहे हैं, सिंपल, जीरो। क्लोज सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो। इसको इक्वेशन के फॉर्म में आप लिख सकते हो। बेटा phi b क्या हो जाएगा? क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ, बेटा फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, b डॉट da, इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट da, मैग्नेटिक फ्लक्स B डॉट da इज इक्वल्स टू जीरो। ऑलवेज, ऑलवेज जीरो। एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा क्यों हो रहा? थोड़ा फील लेते हैं। पहले जरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं। बेटा मान लो यहां चार्ज Q है और मैंने ये क्लोज सरफेस ले लिया। दिस इज नॉट सर्कल, दिस इज स्फीयर। क्लोज सरफेस 3D होना चाहिए। बेटा यहां Q से फ्लक्स इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड 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 इधर। बेटा ये फ्लक्स आउटवर्ड, फ्लक्स आउटवर्ड, फ्लक्स आउटवर्ड, फ्लक्स आउटवर्ड। सारा फ्लक्स कैसा है बेटा? सारा का सारा फ्लक्स आउटवर्ड है, यानी यहां पे जो फ्लक्स बन रहा है दैट इज पॉजिटिव। अगर चार्ज अंदर है तो क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकल रहा है। जरा मैग्नेटिज्म में चलते हैं बेटा। मान लो कि हम कोई डाइपोल यहां पे रख दें, कोई डाइपोल रख दें, बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और यहां पे हम एक क्लोज सरफेस बनाने की कोशिश करें। स्फीयर बनाया हमने। अब बेटा बताओ यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे निकलेंगी? नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में अंदर भी आती हैं। यही तो प्रॉब्लम है। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली पर साउथ में अंदर भी आई, नॉर्थ से निकली पर साउथ में अंदर भी आई। बेटा कितना फ्लक्स बाहर जा रहा? 1 2 3 4, चार पॉजिटिव। कितना फ्लक्स अंदर आ रहा? 4 नेगेटिव। नेट फ्लक्स कितना हुआ? 0 हुआ। कोई भी क्लोज सरफेस लोगे उसमें नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 होगा, हमेशा 0। यहां पे देखो, इस तरफ से फ्लक्स बाहर आया, इधर का फ्लक्स कैसा है? +4 लिख लें। इस तरफ का फ्लक्स कैसा है बेटा? -4। यहां से बेटा नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0, हमेशा 0। इसका मतलब ये यही बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। चार्ज में ऐसा नहीं है। चार्ज में भाई साहब +Q अलग, -Q अलग अलग रह सकता है, बट मैग्नेट्स में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकते। बेटा अगर मोनोपोल होता, सोचो इसके अंदर नॉर्थ पोल हो, सोचो इसके अंदर सिर्फ एक नॉर्थ पोल है, सोचो तो क्या होता? सारा का सारा फ्लक्स बाहर आता, तब B डॉट da 0 नहीं होता, तब फ्लक्स 0 नहीं होता। बट बेटा इंडिविजुअल पोल हमें मिल ही नहीं सकता है। चाहे पोल देखो, चाहे आप करंट लूप रख लो इसके अंदर, आप इसके अंदर करंट लूप से भी फील ले सकते हो। सेम चीज का फील आप करंट लूप से ले सकते हो। मान लो बेटा मैंने यहां पे एक करंट लूप रख दिया, ये करंट फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है, यू। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी? ये करंट फ्लो कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी? ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसके अगल बगल एक क्लोज सरफेस बना लो। ये क्लोज सरफेस बनाया मैंने। इस क्लोज सरफेस में देखो, यहां मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर आता हुआ, अंदर आता हुआ, अंदर आता हुआ, यहां बाहर जाता हुआ, बाहर जाता हुआ। मैंने कहा भाई आप ये मत बनाओ, आप करंट लूप बना लो, ऐसे होगा ये मैग्नेटिक फील्ड। बेटा इधर से कितना फ्लक्स नेगेटिव हो गया? -3। इधर से कितना फ्लक्स पॉजिटिव हो गया? +3। जो बाहर जाता है फ्लक्स पॉजिटिव, जो अंदर आता है नेगेटिव। बेटा फिर से नेट फ्लक्स कितना हो गया? 0। असल में इन्होंने ये बोल दिया कि असल में पोलैरिटी बकवास बातें, कुछ होता ही नहीं है, ये सिर्फ नजरों का खेल है। पोलैरिटी, मैं किसी करंट को क्लॉकवाइज देखूं इस तरफ से, मैं क्या बोलूंगा क्लॉकवाइज देख के कि ये साउथ पोल है,
उसी करंट को तुम उस तरफ से देख के क्या बोलोगे, एंटी क्लॉकवाइज तुम क्या बोलोगे, नॉर्थ पोल। असल में पोल सोल्स कुछ होते ही नहीं है, ये अपने आप में एक एंटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई टर्मिनेशन पॉइंट नहीं होता। यहां से ये बात भी सिद्ध हो रही है, कोई टर्मिनेशन पॉइंट नहीं है। मैं बोलूंगा भैया कि ये ऐसे से क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये क्या है, साउथ पोल, तुम उधर से उसी को एंटी क्लॉकवाइज कहोगे यही नॉर्थ पोल, वही साउथ है वही नॉर्थ है। मोनोपोल निकाल नहीं सकते। आप सोचते हो बार मैग्नेट से नॉर्थ साउथ अलग अलग, निकाल नहीं सकते, कभी भी अलग नहीं हो सकता। आप छोटे से छोटा बार मैग्नेट काट के रखोगे, एक नॉर्थ एक साउथ बन जाएगा, सिर्फ देखने पे फर्क पड़ता है। तो यही बता रहे हैं मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। इसमें एक पता है बहुत अच्छा सवाल आ सकता है, बेटा तेज मत करवाओ कॉन्सेप्ट चला जाएगा। इसमें एक बहुत अच्छा सवाल मैं बना सकता हूं कि अगर ये मैग्नेट इसके बाहर हो तब, अगर ये मैग्नेट इसके बाहर हो तब भी क्या नेट फ्लक्स जीरो होगा, सोच के बताओ। अगर ये मैग्नेट इसके बाहर हो क्या तब भी नेट फ्लक्स जीरो होगा? फंस गए। अगर ये मैग्नेट इसके बाहर हो तब भी क्या नेट फ्लक्स जीरो होगा? नहीं, तो फिर ये तो गलत कह रहे हो, नहीं होगा। हमने कहा अगर ये मैग्नेट बाहर हो तब भी क्या नेट फ्लक्स जीरो होगा, तुम कह रहे हो नहीं होगा, फिर ये तो गलत लिखा है। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। फंस गए। इसको अगर बाहर करें क्या तब भी फ्लक्स जीरो होगा? ये तो कह रहे हैं हाँ होगा, एनी क्लोज सरफेस जीरो, ये तो बोल रहे हैं। जरा देखो, बड़ा आसान था सोचना। मान लो बेटा मैग्नेट को मैं यहां रख दूं, यहां नॉर्थ यहां साउथ, और यहां मान लो क्लोज सरफेस है। बहुत आसान है समझना। मैग्नेट को बाहर कर दिया, ठीक है, नॉर्थ साउथ बाहर, ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे ऐसे, तीन फील्ड लाइन घुसी हैं, तीन फील्ड लाइन बाहर निकली हैं, नेट फ्लक्स फिर से जीरो होगा। मैंने मैग्नेट को उठा के बाहर कर लिया, इधर लिख लिया नॉर्थ पोल, इधर साउथ। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, तीन अंदर घुसी, तीन बाहर निकली, नेट फ्लक्स अभी भी क्या है, जीरो है। तभी तो लॉ बना है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। यानी मैक्सवेल की इक्वेशन में दो लॉ तो गॉस के ही चिपका दिए इन्होंने, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ये बोलता है कि चार्ज अगर है क्लोज सरफेस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी से कूलम्स लॉ भी बना था। और ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या ही समझाऊं, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एन ईएमएफ, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस, ये सबको पता है, ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस डी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। एक्चुअल में ये है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एन ईएमएफ, बट इसी को हम लोग दूसरी तरह से पढ़ सकते हैं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इंपॉर्टेंट, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा ईएमएफ यानी वोल्टेज, ईएमएफ यानी वोल्टेज, डेल्टा वी, डेल्टा वी को हम लोग क्या लिखते थे, इंटीग्रल ई डॉट डीएल, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन है, लाइन क्लोज्ड इंटीग्रेशन। ई डॉट डीएल क्या होता है, डेल्टा वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस, इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। थर्ड इक्वेशन में इसने किसको चिपका दिया, किसकी इक्वेशन चिपका दी, फैराडे साहब की इक्वेशन चिपका दी। बेटा व्हाट अबाउट डिफरेंशियल, नो बच्चा, डिफरेंशियल इक्वेशन एकदम नहीं छूनी है अभी आपको, वो तब छूना जब आपको फिजिक्स से बहुत प्यार हो और आप यूजी प्रोग्राम में चले जाओ फिजिक्स के अंडर ग्रेजुएशन में, तब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, तब आप डेल ऑपरेटर पढ़ोगे, तब वहां पे ये चीजें और समझ में आएगी। ये किसकी इक्वेशन चिपका दी, फैराडे की। क्लियर है ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। फोर्थ, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। यहां पे इन्होंने क्या किया है, हमने डिजाइन किया है, हमारा नाम होगा एम्पियर मैक्सवेल लॉ। बेटा एम्पियर मैक्सवेल लॉ क्या कहता है, लिख के देखते हैं, ये इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ये किसका था, एम्पियर्स लॉ था, है ना, लाइन इंटीग्रेशन, लाइन क्लोज इंटीग्रेशन, ये एम्पियर्स लॉ था। कैसे मॉडिफाई किया इन्होंने, इन्होंने बोला IC प्लस ID। इसी को आगे हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल B डॉट DL
इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, बेटा आईसी की जगह लिख दें आई, कंडक्शन करंट को सिर्फ करंट बोल दें, डिस्प्लेसमेंट को एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। जरा ध्यान से देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। यही तो आज हम लोग ने पढ़ा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? क्लियर है एकदम? Do you want to revise all 4 equation in one page? Do you want to write all 4 equations in one page ताकि सारी एक बार में याद हो जाएं? क्लियर है? मजा आ रहा है? क्या आप चाहते हैं चारों एक जगह लिख दिया जाए? चलिए, शायद हमारे ऑपरेटर नहीं चाहते हैं, उन्होंने हमें एक स्पेस नहीं दिया। एक पेज दे देते हैं ऑपरेटर। तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया ऑपरेटर? खूनी ऑपरेटर हमारा। मैं दूसरी जगह लिख देता हूं, बाद में चिपका दूंगा उसको लास्ट पेज में। चलो यहां जगह है हमारे पास, आ जाओ, बाद में चिपका दूंगा मैं इसको। मैक्सवेल्स 4 फंडामेंटल इक्वेशंस। चलो सबसे पहले गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इंटीग्रल ई डॉट डी ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स along a closed surface is equals to, along a closed surface is equals to q in by epsilon naught। दूसरा गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, इंटीग्रल b डॉट डी ए, यानी ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 0। तीसरा बेटा फैराडेज लॉ, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटीग्रल ई डॉट डी एल, इंटीग्रल ई डॉट डी एल लाइन क्लोज्ड इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। चौथा क्या है हमारा, फैराडे भी हो गया। चौथा हमारा क्या है, चौथा हमारा एम्पियर मैक्सवेल लॉ क्या था, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। दैट्स इट, माई टाइम इज अप एंड योर टाइम इज ऑल्सो अप। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कल शुरू होगा सही में। आई होप आपको आज का लेक्चर फील हुआ होगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल था। कल प्लीज मेरी तहे दिल से आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि रिवाइज करके आइएगा। आज कोई डीपीपी नहीं है बेटा, जो सवाल बन सकते थे वो मैंने आपको करा दिए। आई होप आपको मजा आया होगा। कल भी इसी एनर्जी के साथ, इसी ऊर्जा के साथ कोशिश करेंगे आगे पढ़ाने की। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।